चलिए मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो। SBEC के अंदर और न्यू सिलेबस से SBIL के अंदर अब हम एक चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का क्या नाम है? फॉर्मेशन ऑफ LLP, है ना। LLP का फुल फॉर्म बताइए। एक बार चैप्टर का नाम लीजिए, एक बार और, एक बार और, 3 बार नहीं बोलते हैं। जरा बताइए इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? बहुत पढ़ लिया, चलो इतना पढ़ोगे तुम लोग, मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा। चलिए अब जरा ध्यान से सुनिए। सबसे पहले हम LLP को इनकॉर्पोरेट करने वाले हैं, फॉर्म करने वाले हैं, रजिस्टर करने वाले हैं। ये चैप्टर उसी बच्चे को समझ में ज्यादा आएगा जिन्होंने इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी कर लिया, क्योंकि इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी के ऊपर जितने भी सिद्धांत प्रिंसिपल्स लगते हैं वही प्रिंसिपल्स यहां भी यूज होंगे। बस वहां कंपनीज एक्ट बोलते थे, यहां LLP एक्ट बोलेंगे। वहां कंपनी बोलते थे, यहां LLP बोलेंगे। वहां डायरेक्टर बोलते थे, यहां डेजिग्नेटेड पार्टनर कहेंगे, है ना। वहां ROC बोलते थे, यहां ROLLP, या ज्यादातर यहां भी ROC ही चलता है। आपने देखा होगा ज्यादातर ROC ROLLP का भी काम देख लेता है। तो मैं बता दूं आपको, डिस्क्लेमर पहले से दे दे रहा हूं, इस चैप्टर में जब तक इनकॉर्पोरेशन की कहानी चलेगी मैं ये बोलता हुआ नजर आऊंगा कि ये पहले हम कर चुके हैं, ये पहले हम कर चुके हैं, ये पहले हम कर चुके हैं, है कि नहीं। और आपको बोलना पड़ेगा हाँ कर चुके हैं, कर चुके हैं। अच्छा, जो नहीं किया होगा तो जबरदस्ती कर चुके हैं, ऐसे बोले। अच्छा एक बात है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनी इससे पहले आता है ना, जिसका मतलब वो हो चुका है। तो हम थोड़ा जल्दी में चलेंगे जब तक इनकॉर्पोरेशन हो, है ना। चलो, लेकिन सबसे पहले हम LLP बनाने जा रहे हैं, तो एक बार आप लोग को याद करा दूं LLP होता क्या है पहले बताइए आप। तो इधर देखो, इधर पार्टनरशिप फर्म, और इधर हो गया कंपनी। पार्टनरशिप फर्म से एक कदम आगे पर कंपनी से एक कदम पीछे, कौन है? LLP। अब देखिए इसका मतलब LLP एक हाइब्रिड है। क्या है? हाइब्रिड है पार्टनरशिप फर्म एंड कंपनी के बीच में। लिमिटेड लाइबिलिटी ये कंपनी का फीचर है, और पार्टनरशिप ये पार्टनरशिप फर्म का फीचर है। जैसे LLP में भी हम पार्टनर कहते हैं, LLP के अंदर भी पार्टनरशिप डीड होता है जिसको LLP एग्रीमेंट कहते हैं। पार्टनर्स ही पैसा लाते हैं, पार्टनर्स ही उसको चलाते हैं। तो ये सारे फीचर्स हो गए पार्टनरशिप फॉर्म वाले। लेकिन पार्टनरशिप में क्या होता है? पार्टनर्स की अनलिमिटेड लाइबिलिटी। तो ऐसा यहां पे नहीं है, यहां पे लिमिटेड लाइबिलिटी है। लिमिटेड लाइबिलिटी किसका फीचर? कंपनी का फीचर। तो LLP इज अ कॉम्बिनेशन बिटवीन पार्टनरशिप फॉर्म एंड कंपनी। कंपनी के भी अच्छे वाले फीचर्स और पार्टनरशिप फॉर्म वाले भी अच्छे फीचर्स, सिर्फ अच्छे अच्छे फीचर्स को लेके ये बनाया गया है, दैट इज LLP। किसी को अगर पार्टनरशिप फॉर्म पसंद ना आए और कंपनी भी पसंद ना आए तो वो LLP बना सकता है और LLP बना के अपना बिजनेस चला सकता है ना। आप लोग को याद होगा LLP चैप्टर हम कर चुके हैं ना। तो LLP चैप्टर के अंदर ये सब पढ़ाया था, आपको याद है? का ये क्या आ गया? हो गया पार्टी तुम लोग, जाओ देख लो, देख लिया ना। क्या लिखा हुआ ऊपर? तुम लोग सॉफ्टी के देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है? LLP इज अ हाइब्रिड बिटवीन अ कंपनी एंड अ फर्म। अगर मान लीजिए ये पूरा का पूरा LLP है, तो LLP के अंदर जल्दी बताइए जो बेस पार्ट है वो क्या है? पार्टनरशिप फर्म। मतलब LLP इज बेसिकली अ पार्टनरशिप फर्म। LLP इज बेसिकली अ पार्टनरशिप फर्म। क्योंकि देखो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप तो है, तो वो पार्टनरशिप ही, लेकिन चूंकि लिमिटेड लाइबिलिटी है तो थोड़ा सा कंपनी वाला फीचर आ जाएगा। तो हल्का सा कंपनी वाला फीचर आएगा, दैट इज टॉप पार्ट। अब टॉप पार्ट में देखूं तो तुम देखो यहां पे जो देखिए लिमिटेड लाइबिलिटी है ये कंपनी का फीचर है, और पार्टनरशिप जो है वो फर्म का फीचर है। तो अब हम इसी को बनाने जा रहे हैं, LLP को बनाने जा रहे हैं। करें शुरू? LLP को बनाना सीखें, बाकी याद होगा। ध्यान से सुनते जाइए जो मैं बोल रहा हूं, थोड़ा टर्मिनोलॉजीज को ठीक कर देता हूं। जब हम इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी करते थे, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, थोड़ा सा तुम लोगों का नॉलेज भी चेक कर लेता हूं अभी, क्योंकि एग्जाम नजदीक है। अब तो रिवीजन भी स्टार्ट हो गया होगा तुम लोगों का। कहा एकदम नहीं, आपने सोच कैसे लिया? हम एकदम इतने दिन पहले पढ़ाई करेंगे कि अच्छे से फेल हो सके। अभी अगर पढ़ना शुरू कर दे तो पास नहीं हो जाएंगे। कितने बच्चों ने रिवीजन स्टार्ट कर दिया घर पे?
बाकी लोग पंडित जी से डेट निकलवा रहे हैं, है ना। चलिए इधर देखिए, इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, और हम क्या करने जा रहे हैं आज, अरे बोलो, इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी, एलएलपी कौन सा, ललप, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। आइए अब सुनते जाना, शांति से सुनते रहो। इधर देखो, जब हम कंपनी को इनकॉर्पोरेट करते हैं, कंपनीज एक्ट लगता है, कंपनीज एक्ट 2013, बस एलएलपी में क्या हो जाएगा, एलएलपी एक्ट 2018, 18 है ना, सॉरी 2008, 2008, ठीक है। कुछ बच्चा 2018 में भी उसका अपना एलएलपी एक्ट पास हुआ होगा, ठीक है। आइए अगला, अच्छा जब हम कंपनी की बात करते हैं तो जो कंपनी को इनकॉर्पोरेट कराता है वो प्रोमोटर्स कहलाता है, अरे बोलो, और वही बाद में जाके डायरेक्टर्स बन जाता है जनरली, अरे ना, बस कंपनी में ऐसा बोलते हैं, एलएलपी में क्या बोलेंगे, डेजिग्नेटेड पार्टनर, डीपी का मतलब डेजिग्नेटेड पार्टनर, दे आर एज गुड एज डायरेक्टर्स, तो डेजिग्नेटेड पार्टनर ही एलएलपी को बनवाएंगे, है ना। तो अगर इसको लिखना चाहो तो ऐसे लिख देते हैं, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। आओ, प्रोमोटर्स तो यहां भी होंगे, बस प्रोमोटर्स बाद में जाके क्या बन जाएंगे, डीपी, डीपी का मतलब दीपिका पादुकोण, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, याद रहेगा। चलो और सुनो, हाँ जी ध्यान से सुनते रहिए। देखिए, कंपनी बनाते हो तो MOA एंड AOA बनाते हो, यहां पे बनाएंगे LLP अग्रीमेंट, भूल गया सब, याद उतना ही आ रहा है जितना मैं लिख रहा हूं। सबसे अजीब बात यह है, मैं लिखता जा रहा हूं, हाँ याद आ रहा है, याद आ रहा है, ऐसा तो कभी हुआ था लाइफ में। आइए, इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनी की जब बात करें तो कुछ फॉर्म से बताना पड़ेगा, अरे जल्दी, कहा सर फॉर्म पे बाद में जाते थे, आपको याद नहीं, कुछ चीजें शुरू से होती थी, जैसे तुम ही लोग बोल लो, चलो सुनो, पहले मैं बता रहा हूं। सबसे पहले आप लेते थे DSC, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, किनका, प्रोमोटर्स या डायरेक्टर्स का, क्योंकि ऑनलाइन इनकॉर्पोरेशन होता है तो फॉर्म ऑनलाइन फाइल होगा, ऑनलाइन फॉर्म पे सिग्नेचर भी ऑनलाइन होगा, तो कैसे सिग्नेचर होगा, डिजिटल सिग्नेचर। प्लस तुम लेते थे मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स का डिन नंबर, भूल गए। उसके बाद तुम नेम अप्रूवल करवाते थे, याद है, वो अलग बात है कि नेम अप्रूवल अब स्पाइस प्लस में ही हो जाता है। आइए, जब ये हो जाता था तब मेन डॉक्यूमेंट फाइल होता था स्पाइस प्लस अजाइल प्रो, अजाइल प्रो, और अब हो गया प्रॉस, यही है ना, यही दो फॉर्म थे ना, और बोलो, चलो साथ साथ छपाई प्रोसेस करने वाले को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया जाएगा। कुछ लोग एकदम छपाई प्रोसेस में लगे हैं, आप लिखते चलो हम उतार रहे हैं, है ना, तो सुन लीजिए भाई, पहले समझ लो, उतारने का टाइम दूंगा। एक्चुअली कोई चार्ट वाट नहीं, बस तुमको रटवा रहा था, याद करवा रहा था कि इनकॉर्पोरेशन में ऐसा पढ़ा था, सेम प्रिंसिपल यहां भी चलेगा, नाम बदल बदल के, नाम बदल बदल के, है ना। तो चलो यहां पर देखो, यहां पे भी जब आप एलएलपी का भी इनकॉर्पोरेशन करोगे तो यहां पे भी आपको डीएससी चाहिए, किसका, डीपी का, डीपी, डीपी डायरेक्टर को डीपी बोलता है ना। आपको इनका क्या चाहिए, डिन नंबर, और इन यहां भी आपको क्या कराना पड़ेगा, नेम अप्रूवल। आपको याद होगा नेम अप्रूवल में कुछ डूज एंड डोंट्स से मैं पढ़ा चुका हूं, ये तुम्हें एमओए चैप्टर में पढ़ा दिया था, डूज एंड डोंट, कि सेंट्रल गवर्नमेंट की नजर में अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बस यहाँ पे फॉर्म जो है वो बदल जाएगा, स्पाइस प्लस नहीं, देखो यहाँ ना, ये था स्पाइस प्लस और अजाइल प्रॉस, यहाँ पे फॉर्म का नाम है फिलिप। आओ फिलिप देखो तो, फिलिप का बताओ तो कैसे लिखा है फिलिप, देखो नहीं, इसी में कोई छोटा होगा कोई बड़ा होगा, ऐसे करके होगा, एफ कैपिटल है, देखो तो एफ कैपिटल, आई स्मॉल, डबल एल कैपिटल, फिर आई छोटा, पी बड़ा, फिलिप है, और फॉर्म 3 होगा, एलएलपी एग्रीमेंट है, देखो तो फॉर्म 3 है, देखो तो फॉर्म 3, नहीं एलएलपी एग्रीमेंट चेक करो कहीं पे, फॉर्म 3 है ना, बस कहानी खत्म, बस इतना ही था। समझ में आ गया कैसे कैसे हो रहा है, चलो जल्दी से उतार डालो। हाँ अब आरओसी देख लेता है,
देख लेता, आरओसी देख लेता। अब लिखना चाहते हो तो तुम्हें जबरदस्ती लिख देता हूँ, ये लो। हाँ चलो, यहाँ पे सब काम कौन देखेगा? आरओसी। यहाँ पे जनरली ROLLP होना चाहिए था, लेकिन आजकल ना ज़्यादा ROLLP बनाया नहीं गया है, तो बहुत जगह ROC ही एक काम देखता हुआ नजर आता, ROLLP ऑब्लिक ROC। चलो अब ठीक है, ये थोड़ा सा हटा दो यहाँ से। तुम क्यों नहीं लिख रही हो, क्या हो गया? बुक लाना भूल गए। रेड पेन का इस्तेमाल कम करना। एक बच्ची अभी मॉड्यूल सेकंड में टेस्ट दी है और रेड पेन से ही लिख दी पूरा आंसर, मैंने उसका कॉपी चेक नहीं किया, क्योंकि ऐसे अगर वो कर गई कहाँ एग्जाम में तो ख़त्म है ना कहानी। रेड पेन यूज़ नहीं कर सकते, मालूम है ना? तो रेड पेन क्यों यूज़ करते हो, क्या अच्छा लगता है? अच्छा अच्छा, लिखो लिखो। और आईडी कार्ड कहाँ मॉर्टगेज कर दी हैं? लाना भूल गई। ओह, और तुम तीनों इधर भाई? अच्छा, आईडी कार्ड है कहाँ? क्लब में छोड़ दिए? अच्छा, हाँ जी गुरुजी। फोन वाले पापा, फोन वाले पापा इधर, आईडी कार्ड लगाइए। क्या हो गया, प्राइम मिनिस्टर से बात हो रहा था? अच्छा, तुम इतना डर के क्यों देख रही हो यार, क्या हो गया? तो ऐसे डर के देख रही जैसे कोई ऑफेंस कर रही हो, पुलिस आ गई हो। कहा सर हमें अपने चेहरे के एक्सप्रेशन पे कंट्रोल नहीं है। हाँ जी पेंसिल मैन, पेंसिल है पेन है? पेन पेन, अब पेन का इस्तेमाल करो, ठीक है? चूंकि देखिए पेंसिल से आप यहाँ लिखेंगे, एग्जाम में पेन से लिखेंगे, तो ये गलत है कि नहीं गलत है, पहले बताओ। मेरा मानना है जो ऑब्जेक्टिव है उसी के अनुसार अपने आप को ढालें तो ज़्यादा अच्छा होगा, ऑब्जेक्टिव जल्दी अचीव होगा। नहीं, जाना है जापान और चीन का रास्ता पकड़ेंगे तो चीन पहुंचेंगे, जापान तो नहीं पहुंचेंगे, है कि नहीं? लिख लिया? तो अब मैं अगर इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनी चैप्टर तुम्हें याद है तो एलएलपी में बस ये टर्मिनोलॉजीज चेंज होंगे, बस बाकी कहानी सेम रहेगी, क्योंकि दोनों का मंत्रालय एक ही है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, सारा प्रोसेस सेम ही है ना? तुम लोगों ने लिख लिया ना सब कुछ? चलो ठीक है, बढ़िया। अब थोड़ा स्पीड पढ़ाऊंगा, तुम लोग का रिवीजन हो जाएगा। चलो शुरू करें। चलो आ जाओ। सबसे पहले एक बात बताइए, आप एलएलपी बनाने जा रहे हैं, क्या बनाने जा रहे हैं? एलएलपी। तो एलएलपी बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको नाम चूज करना पड़ेगा। तो आइए, आपको अपने नाम के लास्ट में एलएलपी या लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप ये जोड़ना है, तो ये हो गया डूज। सेम कंपनी लॉ में ऐसे ही था ना? प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट लिमिटेड, ओपीसी है तो ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक कंपनी है तो सिप लिमिटेड, ये तो डूज है। अब यहां से डोंट शुरू हो रहा है। क्या शुरू हो रहा है? डोंट। जरा देखिए तो डोंट में क्या क्या है। याद रखिएगा, आप कोई ऐसा नाम मत चूज कर लेना जो सेंट्रल गवर्नमेंट की नजरों में क्या रहे? अनडिजायरेबल। इस सब पढ़ाया हुआ सिर्फ रिवीजन हो रहा है ये, ठीक है? अनडिजायरेबल कब हो जाता है? वो सुनते जाओ, रुको पहले। या तो वो आइडेंटिकल है या सिमिलर है। टू नियरली रिजेंबल का मतलब सिमिलर। किससे है तो सुनो, इस दोनों को एक साथ पकड़ो, ऐसे पकड़ लिया,
एक साथ पकड़ लिया ऐसे, या तो किसी और पार्टनरशिप फर्म के नाम से, या किसी एलएलपी के नाम से, या किसी बॉडी कॉरपोरेट के नाम से, या रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के नाम से, है कि नहीं। तो ये चार चीजों से ना तो वो आइडेंटिकल होना चाहिए ना सिमिलर होना चाहिए। कितनी चीजों से बोलो, चार। बोलते चलो, किसी और एलएलपी के नाम से, किसी और पार्टनरशिप फर्म के नाम से, किसी और बॉडी कॉर्पोरेट के नाम से, या रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। ठीक है, ये चारों से वो ना तो आइडेंटिकल होना चाहिए ना सिमिलर होना चाहिए। सेम कंपनी लॉ में पढ़ा हुआ डिट्टो। चलिए आगे बढ़े। चलो भाई, बाकी यहां जरा ध्यान से सुनिए। यहां पे लिखो नेमिंग गाइडलाइंस, लिखिए नेमिंग गाइडलाइंस। अरे लिख लो भाई, नेमिंग गाइडलाइंस, NAMING, नेमिंग। नेमिंग गाइडलाइंस लिख लिया। रूल नंबर 18 ऑफ LLP रूल्स 2009 में गाइडलाइंस बताए गए हैं कि आप जब भी नाम डिसाइड करना तो इन गाइडलाइंस को ध्यान में रखना। आप नाम जो भी रखना वो ओरिजिनल होना चाहिए। मतलब इसका मतलब किसी पुराने LLP, फर्म, बॉडी कॉर्पोरेट, ट्रेडमार्क से मिलता जुलता होना नहीं चाहिए। यूनिक होना चाहिए, इजी टू रिमेंबर होना चाहिए। अब इजी टू रिमेंबर, ये बात तो मुझे लगता है साउथ इंडिया के लोगों को समझाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि नहीं। छोटा भी नाम रखते हैं तो भी 26 लेटर का नाम लिखते हैं, तो ये थोड़ा सा है। बताइए, ये रूल तो वहाँ भी लगता होगा। अरे LLP तो पूरा एक्ट में भारत में लगता है। तो ईजी टू नेम, उनका मैं देखता हूँ कभी कभी उधर के NBFC सब होते हैं, उनका नाम भी इतना बड़ा, चोलामंडलम। अब मैंने देखा चोला, ऐसे कुछ नाम है, चोलामंडलम ऐसे नाम है फाइनेंस। मैंने कहा यार इतना लंबा चौड़ा नाम रख देते हो तो छोटा करो, है कि नहीं। छोटा नाम ज़्यादा अच्छा रहता है। मेरा नाम देखिए CS नितेश कुमार जायसवाल, बहुत बड़ा लगता है ना। पर NKJ कुछ ज़्यादा छोटा, अगरबत्ती का ब्रांड जैसा लगता है। भगवान को खुश करना है, NKJ अगरबत्ती जलाएं, है कि नहीं। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई मुझे NKJ बोले प्लीज़, लेकिन मुझे मालूम है सारे लोग यही बोलते हैं, है ना। हाँ, थोड़ा सा इज्जत, CS NKJ बोल दो, है ना। ज़्यादातर बच्चे हेलो NKJ में खड़ा हूँ, कहाँ है तू। मैंने कहा मेरे में खड़ा है ना। तो सेपरेट लीगल एंटिटी का थोड़ा ध्यान रखो भाई। कोचिंग अलग चीज़ है, मैं अलग चीज़ हूँ, है कि नहीं। तो आइए, तो इजी टू रिमेंबर, हाँ इजी टू रिमेंबर। आइए अगला, आपके नाम में कोई सेंसिटिव वर्ड नहीं होना चाहिए, जैसे ब्रिटिश इंडिया, ट्राइब्यूनल। अब ट्राइब्यूनल है तो ना, ट्राइब्यूनल नहीं है तो क्यों लगा रहे हो। ब्रिटिश इंडिया नाम से साफ लगता है हम गुलाम है। अरे ब्रिटिश इंडिया मतलब गुलामी का सबूत है ना ये, है ना। अगला, आप याद रखना, आपको अपने नाम के लास्ट में क्या जोड़ना है, मतलब पूरा लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप या LLP। मुझे लगता है ज़्यादातर ये लोग LLP जोड़ते होंगे, इतना लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कौन लिखेगा, नहीं LLP। आपका नाम ऑफेंसिव नहीं होना चाहिए, बताया था। एक बच्चे ने रील काट के मुझे दिया था, वो बच्चा सब पढ़ रहा होगा उस पर गूगल ड्राइव पे, तो ये ऑफेंसिव वाले में मैंने कुछ बोला होगा, तो वो रील काट काट के मुझे भेजा था, वो मैं डालना भूल गया। एक्चुअली बहुत सारा आता है तो मैं भूल जाता हूँ। ऐसा कोई है तो मुझे भेजना तुम लोग। उसमें एक दो एग्जाम्पल दिया था, वो मुझे याद आ गया। रील काटने से ना कभी याद मुझे रह जाता है। ऑफेंसिव मतलब गाली गलौज नहीं होना चाहिए, मतलब तुम्हारे नाम में गाली गलौज नहीं होना चाहिए। जैसे हाँ साला LLP चलेगा। एक्चुअली साला तक मैं बोल पा रहा हूँ, क्योंकि बहुत जगह साला को गाली शायद नहीं माना जाता है, कि माना जाता है। कुछ और एग्जाम्पल, बस इतना ही है। इसके अलावा जो भी बोलूँगा गाली ही निकलेगा अब, है ना। अब मुझे नहीं पता, आजकल तो खैर ये जब से सोशल मीडिया आया ना, गाली की तो ऐसी की तैसी हो गई। बहुत बार मुझे खुद ही समझ में नहीं आता है कि वहाँ POV में गाली लिखे हुआ है, एब्रिविएशन यूज़ करूँ मैं, है ना। एब्रिविएशन मुझे सिर्फ LLP है, बस एब्रिविएशन। आइए चलिए, अच्छा ये नाम यूज़ करोगे, नेशनल, सेंट्रल, रिपब्लिक, फेडरल, यूनियन, ये तब यूज़ करना जब तुम सच में सेंट्रल गवर्नमेंट के पार्ट हो और सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लिए हुए हो। क्योंकि इन सब चीज़ों से पता चलता है जैसे आप केंद्र सरकार के कुछ हैं। चलिए अगला, याद रखिएगा, बार बार बोल रहा है। अच्छा, नाम जो पुराने LLP से जो तुम्हारा नाम सिर्फ लेटर्स में अलग होना चाहिए या साउंड प्रोनाउंसिएशन में भी अलग होना चाहिए। साउंड और प्रोनाउंसिएशन में भी अलग होना चाहिए, क्योंकि बहुत बार ना ये लोग प्रोनाउंस एक जैसा निकल जाता है, बहुत बार स्पेलिंग में आधा आगे पीछे मिस्टेक कर देता है ना। जैसे अब नाइकी है, ये है ना, तो इसको कर देगा ऐसे, तो भी तो नाइकी है।
है ना, आप समझ रहे हो आप। तो ये सब ये सब नहीं चलेगा, है कि नहीं। ठीक है, आइए अगला। उसके बाद आइए, गवर्नमेंट बॉडी से कोई कनेक्शन दिखना नहीं चाहिए। अच्छा, यही सारा का तुम इस्तेमाल कंपनी लॉ में भी कर लेना। जैसे मान लो कंपनीज एक्ट में आ गया नेमिंग गाइडलाइंस, ये लिख देना सेम। बस एलएलपी की जगह क्या लिखते जाना, कंपनी 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 कंपनी। तो एक आइडिया दे दिया मैंने तुम लोग को, हो सकता है कि इतना लंबा चौड़ा मैंने वहां नहीं पढ़ाया हो, तो यही चीज कॉपी कर देना वहां पर जाके। ऐसे वहां पर भी सब पढ़ाया हुआ है, लेकिन फिर भी अगर कुछ दिक्कत हो जाए तो कर लेना। अगला, बैंक, बैंकिंग, म्यूचुअल फंड, वेंचर कैपिटल। अरे भाई ये सब इस्तेमाल करो। बैंक बैंकिंग इस्तेमाल करोगे तो आरबीआई का अप्रूवल लो, म्यूचुअल फंड वेंचर कैपिटल यूज करोगे तो सेबी का अप्रूवल लो। तो बिना उनसे अप्रूवल लिए आप ऐसा कर नहीं सकते। अगला, तुम किसी का ट्रेडमार्क यूज कर रहे हो तो पहले ओनर से परमिशन लो। जैसे कोई कॉर्पोरेट लॉ एकेडमी नाम पे कोई अगर एलएलपी बनाना चाहेगा तो उसको पहले मेरे से परमिशन लेना पड़ेगा, क्योंकि कॉर्पोरेट लॉ एकेडमी मेरा रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। बहुत लोगों को ये नहीं मालूम है अपने इंस्टीट्यूट का नाम कॉर्पोरेट लॉ एकेडमी है, मालूम है, कॉर्पोरेट लॉ एकेडमी। आइए नंबर 9, उसके बाद नंबर 10 ना, नाम कुछ ज्यादा भी जनरल नहीं होना चाहिए, है ना। जैसे आओ एलएलपी, आओ एलएलपी, ये अजीब नाम नहीं लग रहा, आओ एलएलपी मतलब क्या हो, नहीं समझे। अरे आओ एलएलपी, कुछ ज्यादा का नाम तो बड़ा अच्छा है ना, ज्यादा भी जनरल नहीं होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट है, मैंने तुमको बताया था, नाम और काम में सिमिलैरिटी होना चाहिए। देखो यहाँ पे लिखा हुआ ना, आपके सर्विसेज और गुड्स से वो रिलेटेड होना चाहिए, है ना। बेच रहे हो सिगरेट और नाम रखे हो, है ना, मंदिर एलएलपी, बताइए, नाम और काम में सिमिलैरिटी होना चाहिए, है ना। नाम बता रहा है कुछ और, काम है कुछ और। आइए, किसी नेशनल लीडर से कनेक्शन नहीं दिखना चाहिए। जैसे आप रख रहे हैं नरेंद्र मोदी एलएलपी, सबको क्या लगेगा कि लगता है मोदी साहब का है कि नहीं। चलिए अगला। अच्छा एक बात बताइए, जब नेम अप्रूवल के लिए जाइएगा तो कितने नाम लेके जाइएगा, 6 अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस, है ना। अगर पहला नाम मिल गया तो ठीक है, नहीं पहला नाम रिजेक्ट हो गया तो दूसरा, दूसरा रिजेक्ट हो गया तो तीसरा, तीसरा रिजेक्ट हो गया तो चौथा, ऐसे करता चलता है। तो 6 नाम वाला एलएलपी एक्ट में तो है, कंपनीज एक्ट में तो हटा दिया। आगे चलें। अच्छा एक बात बताइए, ये तो था नाम रखते समय। अच्छा कोई कंपनी नाम चेंज, ऐसे कंपनी मेरे मुंह से कंपनी भी निकल जाए ना तो एलएलपी समझना है। एलएलपी अपना नाम चेंज भी कर सकती है बाद में, है। जैसे पहले नाम था चिंटू एलएलपी, अब नाम रख रहा भंटू एलएलपी, तो क्या नाम चेंज हो सकता है, चेंज हो सकता है। लेकिन भंटू नाम जो है पहले तुमको वही चेक करना पड़ेगा, वही पैरामीटर्स पे वो खरा उतरता है या नहीं। अगर भंटू के नाम से पहले बना हुआ है तो नहीं, तो भंटू के बाद फिर अंटू, पंटू, चंटू जो भी है आप वो सब नाम रख सकते हैं। तो याद रखिएगा, सेम जो नेमिंग गाइडलाइंस अभी मैंने पहली बार नाम के लिए बताया वही फिर से होगा, क्योंकि चेंज ऑफ नेम में भी तो नया ही नाम लोगे ना। तो आइए, कुछ नहीं है, बस सेक्शन बदल जाएगा। चेंज ऑफ नेम के लिए कौन सा सेक्शन है, सेक्शन 19 ऑफ द एलएलपी एक्ट। ठीक है, आप चाहें तो नाम चेंज कर सकते हैं। नाम चेंज करने के लिए नया नाम कहां से अप्रूव करवाना है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। फिर वही बात, कितने नाम भेजो भाई, 6 नाम भेजो, बाकी वही डूज एंड डोंट्स फिर से देख लो, वही ना डूज एंड डोंट्स। ठीक है, जब भी नाम चेंज होगा तो क्या पार्टनर्स को फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स फाइल करना पड़ेगा आरओसी के साथ, बोलो। अरे तुमने नाम चेंज कर लिया, आरओसी को रात में सपना थोड़ी आ जाएगा, आरओसी को बताना पड़ेगा ना। आरओसी बोलो या आरओ एलएलपी बोलो, आरओसी बोलो या आरओ एलएलपी बोलो ज्यादातर आरओसी लिखते नजर आ रहे हैं, क्योंकि आरओ एलएलपी बना कहाँ, मैंने तो नहीं देखा आरओ एलएलपी बनते हुए, सब आरओसी देख रहा काम, है ना। आइए, एक तो सारे पार्टनर्स का कंसेंट लेटर चाहिए, क्यों, क्योंकि नाम चेंज हो रहा है। तो क्या 2-4 पार्टनर मिलके ये डिसाइड कर सकते हैं, सारे पार्टनर्स का चाहिए, सारे पार्टनर्स का कंसेंट चाहिए। दूसरा, आपका एग्जिस्टिंग एलएलपी अग्रीमेंट, क्योंकि वो तो पुराने नाम से बना होगा, और अब आपको एग्जैक्टली अगर वो ट्रेडमार्क वाला केस सब है तो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन का एक कॉपी, अगर ऐसा कुछ है तो। ठीक है, चलिए भाई, जब भी आपका नाम चेंज होगा आरओसी को कौन से फॉर्म में बताओगे, बोलो फॉर्म 5 भाई, एलएलपी फॉर्म 5, एलएलपी फॉर्म 5, एलएलपी 5 बोलता मैं, एलएलपी फॉर्म 5। ठीक है, कोई दिक्कत, कितने दिन में आरओसी को बताओगे, 30 डेज में बताओगे। कितने डॉक्यूमेंट के साथ, 1 2 3, ऊपर था ना 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 अटैचमेंट के साथ।
ने कंसेंट लेके रखा हुआ तो क्या दिक्कत है? ये अपना नया नाम का खुद ही ट्रेडमार्क करा लिया। तो चलिए आगे चलें। चलो अच्छा, जब आरओसी को तुम भेजोगे एलएलपी 5 तो या तो उसको अप्रूव करेगा या डिनाई करेगा। अगर अप्रूव कर दिया तो आपको याद होगा न्यू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लिखो। अरे ये कंपनी लॉ में भी होता है, जब भी नाम चेंज होता है न्यू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है। आपको मालूम है कंपनी लॉ के शुरुआत में, जैसे कंपनी लॉ का बैच मानिए 5 महीने का है, तो शुरुआत के 2 बैच में सारी चीजें नई नहीं लगती है, लेकिन तीसरे महीने से सारी चीजें ऐसा लगता है हम पहले सुन चुके हैं, पहले सुन चुके हैं, पहले सुन चुके हैं। ये सब नहीं, पूरा नहीं सुन चुके तुम लोग। ठीक है, जब भी आपका नाम चेंज होगा नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलेगा। और न्यू नेम कब से इफेक्टिव होगा? जो सर्टिफिकेट में डेट लिखा होगा। जैसे डेट लिखा हुआ सर्टिफिकेट में 14 फरवरी, तो 14 फरवरी से आपका क्या हो जाएगा? नया नाम लागू हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक बात बताइए, अब तुमने नया नाम रख लिया, नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया, तो क्या एलएलपी एग्रीमेंट में एक सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा? सप्लीमेंट्री का मतलब एडिशन करना पड़ेगा 3-4 पेज कि पहले हमारा नाम ये था, अब हमारा नाम ये हो गया। तो क्या एलएलपी एग्रीमेंट में भी कुछ जुड़ेगा पेज? यस पेज जुड़ेगा ना, क्योंकि ये भी एक इतिहास हो गया ना कंपनी एलएलपी का कि इतने तारीख को ऐसे ऐसे हुआ था। कोई दिक्कत? वो तो जो है चलता ही है कि पुराना नाम नया नाम दोनों यूज कीजिए जिससे कंफ्यूजन खत्म रहे। चलिए अब हम क्या करने जा रहे हैं जल्दी बताओ। एलएलपी रजिस्टर करने जा रहे हैं। तुम हेडिंग तो पढ़ा करो, कम से कम इतना तो किया करो। अच्छा, अगर मैं रजिस्टर को इनकॉर्पोरेशन लिख दूं तो? हाँ तो कोई बच्चा जवाब नहीं देगा। अगर आपका पेन है लिख दो, क्या करें हम? रजिस्ट्रेशन, इनकॉर्पोरेशन या फॉर्मेशन, ऑल बात आर सेम। ये ना, चलो अब आ जाओ थोड़ा सा ना स्टेप बाय स्टेप तुम्हें ऐसे बता दूं थोड़ा, है ना, ये सरकारी चार्ट से, आईसीएसआई का चार्ट है, नॉन ग्लैमरस, पहली बार थोड़ा सा इसमें कलर डाला आईसीएसआई, है ना, तो थोड़ा सरकारी चार्ट से देख लें। चलो स्टेप नंबर 1 में तुमको पहले मैंने अपने चार्ट में भी दिया था, अभी नहीं पढ़ा रहा था कुछ देर पहले, जब कंपनी से कंपैरिजन किया था। सबसे पहले डीएससी लेना पड़ेगा। अच्छा इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, एलएलपी सारे बच्चों ने किया हुआ ना, एलएलपी इंट्रो चैप्टर। अच्छा एक बात बताओ, एक एलएलपी में 12 पार्टनर हैं, तो क्या 12 का डीएससी लोगे? ना ना, उसमें से जो डेजिग्नेटेड पार्टनर बनेगा, क्योंकि पार्टनर्स, नॉर्मल पार्टनर्स तो पैसा लगाते हैं आते हैं, डेजिग्नेटेड पार्टनर चलाता है। तो आपको डीएससी किसका लेना है? डेजिग्नेटेड पार्टनर का लेना है ना। आइए, दिन नंबर भी सबका लोगे या डेजिग्नेटेड पार्टनर का? तो ये दोनों सिर्फ डीपी का लेना, डीपी का मतलब डेजिग्नेटेड पार्टनर, बाकी पार्टनर्स का चॉइस लेना तो लो, ना लेना है तो मतलब। नेम अप्रूवल देख लिया, अभी हमने कर लिया, अरे कर लिया ना नेम अप्रूवल, डूज एंड डोंट नहीं देख लिया हमने। चलो फिर इनकॉर्पोरेशन के लिए आ जाओ भाई, बोलो तो FILLIP, है ना, लिख लो यहाँ पे, ये है ना फिलिप। फिलिप हो गया इनकॉर्पोरेशन फॉर्म। क्या हो गया? इनकॉर्पोरेशन फॉर्म। अच्छा बहुत बच्चा पूछना चाह रहा हो, ऐसे स्पाइस का फुल फॉर्म था, ऐसे फिलिप का क्या फुल फॉर्म है, तो लिखना तो कहीं लिख लो। फिलिप का नॉर्मल सा है, फॉर्म फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी, फॉर्म फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी, बस, फॉर्म फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी, फॉर्म फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी, बस इतना ही है। तो बच्चा बोलेगा सर फॉर्म फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी समझिए, बीच में आई क्यों डाला? मंत्रालय से पूछना, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो दूसरा आई जस्टिफाई नहीं हो रहा है, या तो बोलने में अजीब लग रहा होगा फिलिप, तो इसलिए कहा चलो लगा देता हूं आई साइलेंट, है ना, फिलिप। कुछ बच्चा फिलिप समझ रहा है इसको। एलएलपी एग्रीमेंट के लिए तुमको मालूम है फॉर्म 3 है ना, पक्का तुम लोग जो बोले मैं वही कह रहा हूं, फॉर्म 3 है ना, तो ठीक है, तब वही वही ई फॉर्म ही है पूरा, तो ठीक है, क्लियर है, यही कहानी है ना, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख? ठीक है, चलो आगे बढ़े, आगे नहीं पीछे बढ़ेंगे। चलिए बिना देखे बताओ कितने स्टेप में? 5 स्टेप, 5 स्टेप का नाम बोलो। एक बार और,
मजा अब है। चलिए चलते हैं पीछे, लाइन बाय लाइन पढ़ने, है ना। आ जाओ, सबसे पहले क्या लो, जल्दी बोलो। डीएससी लो और डिन लो। किन के लिए लो? देख लिया, कोई टिक नहीं लगाया, लगा लिया टिक? अच्छा, एक बच्चा मुझे उधर समझा रहा है, देखो ऑनलाइन में, 2 स्पीड में पढ़ाई है सर, थ्योरेटिकल है। अब अगले दिन उसको फोन कर पूछूं क्लास आऊं? दुनिया काफी बदल गई है, नहीं? ठीक है, चलिए आइए। तो डीपी के लिए, किसके लिए? डीपी के लिए, है ना। हाँ, डीपी के लिए। अच्छा, ये देखो यहाँ लिखो, ऐसे डीपी लिखो। अच्छा अच्छा, मुझसे कान में डीपी बोल रही थी तुम, नहीं है ना। चिराग तले अंधेरा हो रहा है, मेरे बगल में बैठी हुई और बात कर रही है सीधा कान में, डीपी। आ जाओ अगला। अच्छा एक बात बताओ, कोई आदमी के पास मतलब जो डीपी बनना चाह रहा है, अभी चूंकि बना ही रहे हैं एलएलपी, तो हम क्या बोलेंगे? जो बनना चाह रहा है। तो जो बनना चाह रहा है डीपी, उसके पास पहले से डिन नंबर है, हो सकता है कंपनी एक्ट में बहुत सारे कंपनी में डायरेक्टर हो, पहले से डीएससी है, तो क्या एलएलपी एक्ट के लिए अलग से डिन होता है, अलग से डीएससी होता है, या कंपनी एक्ट वाला चल जाएगा? सुना नहीं, क्या बोला तुमने? अच्छा, कहाँ लिखा हुआ है? ही सर, यहाँ देखा हमने, है ना। अगर आपके पास पहले से है तो आपको कोई नया लेने के, भाई दोनों का तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ही है। अरे एलएलपी एक्ट भी, कंपनीज एक्ट भी, दोनों कौन चलाता है? एमसीए चलाता है ना। तो एमसीए के अंदर जो आपको डिन मिल गया, जो डीएससी मिल गया, वो दोनों जगह काम करेगा, कंपनीज एक्ट में भी काम करेगा और एलएलपी एक्ट में भी काम करेगा, है ना। तो कुछ बच्चे ना सीएस बनने के बाद वही लकीर के फकीर होते, कहा नहीं एलएलपी एक्ट में अलग से दिलवाऊंगा डीएससी और अलग से डिन। बेचारा एक आदमी का 2 डिन, बताओ, है ना। उससे पूछा 2 दिन कैसे ले लेगा? एक कंपनी लॉ में और एक एलएलपी एक्ट में। इतना पीटा जाएगा ना उसको, कौन बताएगा? एक सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट बताया। इसलिए कंपनी लॉ के मामले में किससे एडवाइस लीजिए? कंपनी सेक्रेटरी से एडवाइस लीजिए, क्योंकि कंपनी सेक्रेटरी कंपनी लॉ में, सिक्योरिटी लॉ में काफी फेल हुआ है आईसीएसआई में, और फेल हो के क्या बन गया है? एक्सपर्ट बन गया। क्या बन गया है? एक्सपर्ट। तो आइए, जब भी फेल हो क्या सोचने का? हम एक्सपर्ट बन रहे हैं। क्या बन रहा है? एक्सपर्ट बन रहा है, क्योंकि देखो पास होने वाला एक ही बार पढ़ा होगा, फेल होने वाला 2 बार 3 बार। तो आप सोचिए कितना रिसर्च किया बेचारा हो, है कि नहीं। चलिए अगला, ये सब मोटिवेशन है। अगला, हाँ जी, सारे बच्चे इधर देखो, इधर देखो, इधर आओ। अच्छा एक बात बताओ जरा ध्यान से, जो मैं बोल रहा हूँ क्या लिखा हुआ है? तो एग्जिस्टिंग दिन भी चलेगा, इसका मतलब तुम ये बोल रहे हो, पर बाकी बात याद रखना, वो दिन में ये सब चीज़ें होनी चाहिए कि वो रेजिडेंट है कि नहीं, नेम एड्रेस, ये तो होगा ही। आ जाओ अगला। अच्छा ये जो प्रोमोटर्स कौन होंगे? डीपी ही प्रोमोटर्स होंगे। लिखो प्रोमोटर, लिखो इसके ऊपर। कौन सा फॉर्म फाइल करेंगे ये लोग? फिलिप। कौन सा फॉर्म? फिलिप। कौन सा फॉर्म? फिलिप। कुछ फिलिप बोलो, फिलिप। हाँ ऐसे, चले फॉर्म फिलिप। आइए, कम से कम कितने डीपी चाहिए एलएलपी बनाने के लिए? ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अगर उनके पास डिन नहीं है तो क्या हम फिलिप में ही कम से कम 2 डिन तो ले ही सकते हैं? जैसे स्पाइस में याद होगा 3 डिन दे देता है वो, तो यहाँ फिलिप में भी 2 डिन तो दे देगा। तो इसका मतलब क्या डिन के लिए DIR3 वाला यूज करें या फिलिप में यूज कर लें? आप फिलिप में यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है। सिंगल विंडो फॉर्म में भी क्या है? सिंगल विंडो फॉर्म है। नेम रिजर्वेशन के लिए 2 रूट है। पहला, या तो एलएलपी रन से अपना नाम अप्रूव कराओ, सब पढ़ाया हुआ है। रन का फुल फॉर्म बोलो, रिजर्व यूनिक नेम। रिजर्व यूनिक नेम सब पढ़ाया तुम लोग को। या एक काम करो, फिलिप में ही नेम अप्रूवल करवा लो। याद है, फिलिप भी सिंगल विंडो फॉर्म है, आप इसमें नेम अप्रूवल भी करा सकते हैं, डिन नंबर भी ले सकते हैं। कहां तक? 2 तक। जैसे स्पाइस प्लस में था, याद है, स्पाइस प्लस में नाम अप्रूवल भी हो जाता है, पार्ट ए पार्ट बी। तो ऐसे ही है, फिलिप भी सिंगल विंडो फॉर्म है। आप देख लो, आप रन से करवा के लाओगे, नेम अप्रूव रन से भी करा सकते हो, अच्छा हो तो फिलिप से भी करा सकते हो। ऐसे ज्यादा अच्छा क्या रहता है तुम बताओ तो? ज्यादा अच्छा रहता है रन। रन क्यों रहता है? सुनो, फिलिप फॉर्म में इतना डॉक्यूमेंट अटैच करना पड़ता है, सिर्फ नाम की वजह से रिजेक्ट हुआ तो फिर से बनाओ, इतना
इससे अच्छा है कि रन से नाम अप्रूव करवा लिए, उसके बाद फिलिप शुरू किए। नहीं समझे आप? वो देख लेना, तुमको अगर तुमको अपने नाम पे बहुत कॉन्फिडेंस है तो फिलिप में ही फाइल कर दो, क्योंकि जानते हो सिर्फ नाम रिजेक्ट हुआ ना तो तुम्हारा पूरा फिलिप रिजेक्ट हुआ। अब पूरा फिलिप रिजेक्ट हुआ तो इतना जो डॉक्यूमेंट बनाए बैठ बैठ के अटैच किए सब गया। नहीं समझे? आपको जो अच्छा लगे कर लेना जब तुम सीएस बनोगे तब, ठीक है? हाँ जी, क्या हो गया? पीछे क्या हो, क्यों हंस रहा है, क्या दिक्कत है? फिलिप का नाम सुनी गुदगुदी लग रहा है उसको? गुदगुदी है? अच्छा ठीक, तुम फिलिप मत बोलो तब। चलो आ जाओ। अच्छा एक बात बताइए, तो एप्लीकेशन कौन से फॉर्म में लगेगा? फिलिप में लगेगा, है ना? आप पहले रन से क्या करा लो, नेम रिजर्व करा लो, और तब जाओ किस पर? फिलिप। जैसे मैं टिक लगाता हूँ ऐसे टिक लगाया करो, है ना? यहाँ का एरो एरो खेलता नहीं हूँ मैं। एरो का मतलब है कि एग्जाम के टाइम में जब रिवाइज करोगे तो तुमको तुरंत पता चल गया, 2 स्टेप है। पहले रन से नाम रिजर्व कराया और फिर फिलिप में घुस गए। चलिए, आप अगर सब कुछ अच्छा लगा आरओसी को तो आरओसी क्या दे देगा तुम्हें? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगा, अगर सब कुछ ठीक लगा तो। कोई दिक्कत? चलो भाई, लेकिन अगर आरओसी को तुम्हारे फॉर्म को देखा और आरओसी को लगा कि कुछ और इंफॉर्मेशन मांगना है, तो क्या तुमको रीसबमिशन करना पड़ेगा? रीसबमिशन के लिए कितना टाइम मिलता है? 15 दिन। सब पढ़ाया हुआ तुम लोग को। अच्छा, रीसबमिशन तुमने किया मतलब फिर से तुमने क्या किया? रीसबमिशन। रीसबमिशन करने के बाद फिर से रीसबमिशन आ गया, मतलब फिर से डिफेक्टिव है, फिर से इनकम्प्लीट है, एक और रीसबमिशन मिलेगा, है ना? एक और रीसबमिशन। तो बताओ रीसबमिशन कितने बार मिलता है? 2 बार। 15-15 दिन का, मैक्सिमम 30 डेज। 15-15 दिन का 2 रीसबमिशन मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं। अच्छा, तीसरे बार भी गलती की है तो रिजेक्ट। जाओ, पूरा जो फाइलिंग फीस था गया, फाइलिंग फीस गया। अच्छा, फिलिप के साथ देख रहे हो कितना डॉक्यूमेंट अटैच्ड है, इसलिए तुम लोग को बोला कि रन से ही भाई नाम अप्रूवल करवा लो, है कि नहीं? क्योंकि अगर तुम इतना सारा डॉक्यूमेंट अटैच किए और उसके बाद सिर्फ नाम के चक्कर में रिजेक्ट हो गया तो ये सारा फॉर्म भी बेकार हुआ। वो देख लेना जब भी तुम सीएस बनोगे तो देख लेना क्या करोगे। आओ चलो, तुम लोग बोलते जाओ, फिलिप के साथ अटैचमेंट बोलो। यहां लिखो अटैचमेंट, अटैचमेंट लिखो, लिखा अटैचमेंट। चलो अब देखते जाओ। सबसे पहले तुम बोलोगे, मैं नहीं बोलूंगा। अगर तुम्हारा पार्टनर बॉडी कॉर्पोरेट है तो, क्योंकि उस कंपनी में बोर्ड रेजोल्यूशन पास हुआ होगा कि हम इस एलएलपी के पार्टनर बनेंगे। आपको याद है ना, एलएलपी एक बॉडी कॉर्पोरेट है तो इसलिए उसका पार्टनर बॉडी कॉर्पोरेट भी हो सकता है। सब पढ़ाया हुआ है ना? चलिए अगला, रजिस्टर्ड ऑफिस का क्या दो? प्रूफ ऑफ एड्रेस। एड्रेस आधा अधूरा बोलता बच्चा, मैं रजिस्टर्ड ऑफिस का क्या दो? एड्रेस दो, प्रूफ ऑफ एड्रेस। उसके बाद क्या दीजिए? सब्सक्राइबर शीट का मतलब होता है कौन कौन आपके पार्टनर बनने वाले हैं। उसके बाद आपको उन एलएलपी का, उस कंपनी का नाम बताना है जिसमें आपका पार्टनर या डेजिग्नेटेड पार्टनर ऑलरेडी डायरेक्टर या पार्टनर है। मतलब आपके यहाँ जो लोग बनने जा रहे हैं ना डेजिग्नेटेड पार्टनर, वो जिन जिन और कंपनी में, जिन जिन और एलएलपी में क्या है, पार्टनर या डायरेक्टर हैं, उन सारे कंपनी का नाम लिखना पड़ेगा। जैसे पूछा गया कि तुम्हारा जो पार्टनर है और किस कंपनी में है, तो कहा बस माल्या की सारी कंपनी में वही डायरेक्टर था। तो आपको लगता है कि इस एलएलपी को बनाने दिया जाएगा? क्या कहेगा? इस एलएलपी में से पहले उसका नाम हटाओ। समझ में आ गया? अब अगला हो, अगर आप कोई ऐसा बिजनेस करने वाले हो जिसमें कोई सेक्टरल रेगुलेटर लगने वाला है तो आपको वहां से अप्रूवल लेके आना पड़ेगा। जैसे तुम एलएलपी बना के शेयर मार्केट का काम करने वाले हो तो सेबी से अप्रूवल लेके आओ। अगर इंश्योरेंस का काम करने वाला हो तो आईआरडीए का अप्रूवल लेके आओ, है ना? अगला, उसके बाद जो तुम्हारे इंडिविजुअल्स हैं जो पार्टनर बनेंगे उनका आइडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ। आइडेंटिटी प्रूफ में क्या चल जाएगा? तुम्हारा पैन कार्ड चल जाएगा और एड्रेस प्रूफ में आधार कार्ड चल जाएगा। उसके बाद मेन ऑब्जेक्ट बताओ भाई एलएलपी का, और अगर तुम्हारा नाम किसी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क से जुड़ा हुआ है तो ओनर का क्या लेके आओ? एनओसी, कि वो तुम्हें नाम यूज करने दे रहा है। और उसके बाद अगर तुम किसी फॉरेन बॉडी कॉर्पोरेट का नाम यूज कर रहे हो तो उससे एनओसी लेके आओ। जैसे भारत में तुम बना रहे हो माइक्रोसॉफ्ट एलएलपी, तो माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है यूएसए वाली, उससे क्या लेके आओ? अप्रूवल। नहीं तो इंडिया में सब समझेगा लगता माइक्रोसॉफ्ट का ही है। चलिए, तो ये तो था फिलिप। आपने फाइल किया, मालूम चला सब कुछ अच्छा रहा, तो क्या मिल गया? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। एलएलपी एग्रीमेंट शुरू में ही फाइल करना पड़ता है या बाद में कर सकते हैं? बाद में कर सकते हैं। कहाँ लिखा हुआ है?
कहां से? जिस दिन इनकॉर्पोरेशन हुआ है उससे 30 दिन के अंदर आप चाहें तो ई फॉर्म 3, सबसे इंपॉर्टेंट, ई फॉर्म 3 में एलएलपी एग्रीमेंट अटैच करके भेज दो, ठीक है। तो एलएलपी एग्रीमेंट बाद में भी बन सकता है, एलएलपी बनेगा, पार्टनर्स आएंगे, मीटिंग होगी, फिर सोचेगा ये लोग कि एग्रीमेंट का क्या करना है, ठीक है। चलो, तो इनकॉर्पोरेशन खत्म, इनकॉर्पोरेशन खत्म। शॉर्टकट में एक बार बोल ही दो ये वाला सबसे पहले, उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद अगर तुम इसको भी लिख दिए ना, 1 2 3 4 5 को भी लिख दिए तो तुम्हारा काम बन जाएगा। अब आगे फॉर्म बताई दियो, नंबर 4 पे कौन फॉर्म है? फिलिप। नंबर 5 पे कौन है? चलो भाई, इनकॉर्पोरेशन खत्म, अब कुछ इंसिडेंटल एंसिलरी चीजें हैं वो देखते हैं। आइए, अब मजा आएगा तुम लोगों को पढ़ने में, आ जाओ। क्या जितने भी एलएलपी होंगे उनका भारत में एक रजिस्टर्ड ऑफिस होना जरूरी है? अच्छा, रजिस्टर्ड ऑफिस होना जरूरी है कि भारत में रजिस्टर्ड ऑफिस होना जरूरी है? कहाँ लिखा हुआ है? कहा खुद ही टिक लगाया आपने, जो ना जाने वो भी जान जाए, है कि नहीं? चलिए, अच्छा रजिस्टर्ड ऑफिस एक जगह खोल दिया वहीं रहेंगे? जैसे रजिस्टर्ड ऑफिस खोला वहां पे मालूम चला बाद में पता चला नाग नागिन रहती है वहाँ, है ना, डेली बोर्ड मीटिंग में, तो क्या रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज भी कर सकते हैं? हैं? क्योंकि धीरे धीरे पार्टनर कम होता जा रहा है ना, तो क्या रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करना पड़ेगा? जी, चेंज करना कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा रूल लगेगा? बस जब भी चेंज करना है, कौन सा फॉर्म किसको फाइल कीजिए कितने दिन में, बस इतना ही। अच्छा, कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करते हैं, कौन सा फॉर्म जाता है? आईएनसी 22। बेचारा वही सही बोला है बस, बाकी सब लोग तो ऐसे ही बैठे हुए हैं मतलब कोई रिवीजन नहीं तुम लोग का है, करो कोई बात नहीं। सीएस का यही जुनून, जून दिसंबर फिर से जून, करो तुम लोग, मतलब कोई रिवीजन नहीं चल रहा तुम लोग का। मैं गुस्सा होना चाह रहा हूं, गुस्सा आ नहीं रहा है, अब मैं क्या करूं? मैं डबल फेस तो हूं नहीं कि अपने जबरदस्ती गुस्सा ले आऊं, लेकिन मैं अंदर से चाह रहा हूं, मेरा इंटेलिजेंस कह रहा है कि गुस्सा हो जाओ तुम अभी, 1 2 को तो पीट ही डालो आज। 1 2 को जब पीटता देखेगा बच्चा तो बाकी बच्चा पढ़ना स्टार्ट करेगा, लेकिन पता नहीं गुस्सा आ नहीं रहा है। कुछ करो जिससे मुझे गुस्सा आए। अभी करते, आ रहा हूं आपके पास। नहीं नहीं, छोड़ दो छोड़ दो। आइए भाई, रिवीजन करना स्टार्ट करो। एक काम करता हूं तुम लोग के लिए, सुनो, जो बच्चों का अभी तुरंत अटेम्प्ट है, ये 2 महीने 1 महीने के बाद, एक लिस्ट में तुम लोग को भिजवाता हूं। अभी कोमल को आने दो, वो अभी आती है, तो उससे एक लिस्ट बनवाता हूं कि ये चैप्टर मेरे तरफ से खत्म हो चुका है, अब आप उसका रिवीजन स्टार्ट कर सकते हैं। और मैं उसमें 2 3 कॉलम बनवा दूंगा, रिवीजन 1, रिवीजन 2, रिवीजन 3। तुमको अपना डेट उसमें लिख लेना है कि इतने तारीख को पहली बार रिवीजन करूंगा, इतने तारीख को दूसरे बार रिवीजन करूंगा, इतने तारीख को तीसरे बार रिवीजन करूंगा। तो एक थोड़ा सेल्फ डिसिप्लिन जैसा तुम्हारा काम बन जाएगा। और उसको मैं चेक करूंगा क्लास में कि बच्चों ने उसको, उस टास्क को कंप्लीट किया कि नहीं। क्या बोलते हो? जैसे गेट पे ही चेक हुआ, नहीं दिया 2 थप्पड़ खींच के वहीं पर। नहीं बोलो, अथॉरिटी देते हो पीटने उठने का तो बताओ, मैं फिर कम से कम तुम पास हो जाओगे भाई। अभी तो बोल रहे हो, लेकिन मालूम चला कि जहां मैंने पीटा, एक दो बच्चा बलवान सब क्लास में सीधा उठा दिया। मैंने कहा होल्डिंग कंपनी तो क्योंकि वो कहानी खत्म हो गया जहां लड़कियां कमजोर थी, आजकल लड़कियां सभी बुलडोजर टाइप की हैं, फूक देगी मैं उड़ जाऊंगा। तो पहले बोलो, अगर पीट पाट डालने का है प्रोग्राम तो बोलो, फिर मैं तुमसे परवा लूं, क्योंकि मैंने बचपन में बहुत मार खाया, उसका बदला लेना चाहता हूं मैं। अच्छा, ये बच्ची नहीं बोलना चाह रही है? यस सर, पक्का? अच्छा अच्छा, तब ठीक है। मुझे लगा वो अंदर से बोल, भाई को बुला लूंगी, पिटवा दूंगी, स्कॉर्पियो में आएगा, फॉर्चूनर लेके आएगा, है ना? है? चलिए खैर जो भी है, लेकिन मेरा मानना आप डिसिप्लिन हो जाइए प्लीज। अगर आप अब भी डिसिप्लिन नहीं होंगे, देखो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। आप समझिए, मैं सिर्फ पढ़ा सकता हूं, है ना? आपको पढ़ के एग्जाम तो खुद देना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे यहाँ से पास होते हैं, रैंक होल्डर बनते हैं, मेरे पास आते हैं मिठाई लेके, सर आपके वजह से। मैंने कहा मेरे वजह से कुछ नहीं, मेरे वजह से होता तो सब पास कर जाता। हाँ, मैं तो सबको एक जैसा ही पढ़ाता हूँ, एक ही बुक होता है, एक ही क्लासरूम होता है, पर उसमें से कुछ बच्चे पास होते हैं, कुछ फेल हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उस बच्चे की पर्सनल मेहनत में सब कुछ।
सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? मैं हमेशा बच्चों को क्रेडिट देता हूँ कि नहीं, तो इसलिए क्रेडिट अगर तुमको लेना तो मेहनत करना पड़ेगा। दुनिया का कोई भी टीचर घोल के नहीं पिला सकता है। सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? तो प्लीज पढ़ना स्टार्ट कीजिए, है ना। कुछ बच्चे जो अगले अटेम्प्ट वाले हैं, नहीं चाहिए मोटिवेशन, पढ़ाइए चुपचाप, क्योंकि हमें तो बाद में दीजिएगा, है ना। जो बच्चा अगले अटेम्प्ट का तो हनीमून पीरियड में चल रहा है। आइए, एलएलपी फॉर्म 15 के साथ अटैचमेंट बोलो भाई। सीधा ऑल डीपी का क्या चाहिए? कंसेंट लेटर कि हम रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करना चाहते हैं। सारे क्रेडिटर्स का क्या चाहिए? कंसेंट लेटर। अच्छा, क्रेडिटर्स का क्यों चाहिए? पहले रजिस्टर्ड ऑफिस हमारे दिल्ली में था, दिल्ली में सबसे लोन लेके भागे त्रिपुरा। कहां भागे? त्रिपुरा के एक पहाड़ पर रजिस्टर्ड ऑफिस ले गए। अब बेचारा क्रेडिटर चढ़ ही नहीं पा रहा है वहां पे, तो इसलिए क्रेडिटर से पूछना पड़ेगा। नहीं, अगला बीआर बोर्ड रेजोल्यूशन, मतलब पार्टनर्स का रेजोल्यूशन, बोर्ड तो क्या ही है। नहीं, एक एडवर्टीजमेंट देना पड़ेगा, तो चोरी चुपके भाग जाओगे या दुनिया को बता के? और न्यू रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस दे देना भाई। अगर रेंटेड है तो रेंट एग्रीमेंट, अगर आपका खुद का है तो क्या दे दीजिए? यूटिलिटी बिल, है ना। और एनओसी दे दीजिए मकान मालिक की तरफ से कि अगर आप उसके बिल्डिंग में खोलना चाहते हैं तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हेडिंग बोलो। अच्छा, क्या ये जितने भी एलएलपी होते हैं इनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा क्या? यस सर, यस सर, नो सर बोलोगे तुम? हाँ, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा, ऐसे बोलिए। क्या बोलेंगे? यही लिखा हुआ था ए में। क्या लिखा हुआ है? कि जितने भी एलएलपी होंगे दे हैव टू मेंटेन द प्रिस्क्राइब्ड बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अच्छा, ये कैश बेसिस पे भी कर सकते हैं, अक्रूवल बेसिस पे भी कर सकते हैं दोनों। लेकिन आपको याद होगा कंपनीज एक्ट में सिर्फ अक्रूवल चलता है। डबल एंट्री सिस्टम ही चलेगा भाई अकाउंटिंग का, सिंगल एंट्री चलेगा। और उसके बाद कितने साल तक प्रिजर्व करोगे? 8 साल तक। अगर ये फिजिकल है तो, इलेक्ट्रॉनिक है तो जिंदगी भर मेंटेन करो। आइए ऑडिट के लिए, चलो इधर देखो। ऑडिट कंपलसरी तब होगा, ऑडिट ऑफ एलएलपी कंपलसरी तब होगा जब दो क्राइटेरिया है। पहला बोल तो क्राइटेरिया का है, टर्नओवर एक्सीड 40 लाख है, इक्वल टू है? एक्सीड्स 40 लाख। और है कि एंड है? अब और है ना। और बताओ क्या है? कैपिटल कंट्रीब्यूशन, कैपिटल कंट्रीब्यूशन कितना एग्जैक्टली तब आपको ऑडिट कराना है, अदरवाइज आपको किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। तो एलएलपी को ऑडिट तभी कराना है जब इन दोनों में से कहीं भी एक्सीड करे तब। तो जो बड़े एलएलपी हैं वो ऑडिट कराएंगे, छोटे एलएलपी को ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। उतार लिया चार्ट? D2H वाले बच्चे पढ़ रहे हो या एलएलपी बना रहे हो बैठ के घर पे? हो गया। चलो एक किसी बच्चे से उठा के क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, बहुत दिन हो गया। नो सर, जो बोला नो सर उसी को पकड़ता हूँ, रुको अभी। ठीक है, चलिए। एकदम पिलर पे ही बैठा हुआ लगभग। हाँ जी, खड़े हो जाओ, है ना। पूछा कौन? मैं। हाँ तुम। कौन तुम? ओहो, है ना। बेचारा आंखों से पूछ रहा कौन मैं। हाँ तुम। कौन तुम? ओहो। अब वो बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं बोलिए। नाम भूल गया तुम्हारा। मयंक। मयंक एक एलएलपी है, उसका टर्नओवर 14 लाख है, ठीक है। और उसका कैपिटल कंट्रीब्यूशन 26 लाख है। आप मुझे बताइए क्या इस एलएलपी को ऑडिट करवाना जरूरी होगा? आराम से उसको बोलने दो। मयंक वो है। शांत 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 शांत, अरे शांत। हाँ हाँ, नहीं नहीं मुझे नहीं मालूम, ये बताओ ऑडिट कराना है कि नहीं कराना?
पक्का? सोच लो। सोच लिया? पक्का? टर्नओवर 14 लाख। एकदम सही आंसर दिया वो, है ना? देखिए बैठिए, वो मेरे ट्रैप में नहीं फंसा, एक्चुअली और लिखा हुआ है, तो और का मतलब दोनों में से कोई भी क्राइटेरिया एक्सीड कर जाएगा ना तो ऑडिट कराना पड़ जाएगा। तो उसने सिर्फ देख लिया कि एक भी क्राइटेरिया निकल गया तो हो गया काम, क्योंकि और वर्ड है ना, देखो कहीं लिखा होगा और, तो इस पर टिक लगाओ भाई। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या था? और। ठीक, चलिए जी अब आ जाओ एनुअल फाइलिंग। आइए एनुअल फाइलिंग, एक काम करता हूं, एनुअल फाइलिंग पे ना चार्ट बनाता हूं, कैसा रहेगा? बढ़िया रहेगा हैं? हाँ चार्ट से याद हो जाता है। अच्छा ये लो, एनुअल फाइलिंग्स ऑफ एलएलपी। चलिए अच्छा पहले थोड़ा सा पूछ लूं, अच्छा कितने बच्चे तैयार हैं कि सर आप कंपनी लॉ का पूछा करो हमसे? आप एनुअल फाइलिंग कंपनी लॉ का पूछिए, अभी हम बताएंगे आपको। एक क्या हो गया, हाथ नीचे क्यों कर लिए? बताएंगे कंपनी लॉ वाला बताएंगे? अच्छा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस इतना ही रिजल्ट, 10%। अरे अगले बैच में भी तो बच्चे चाहिए, समझ नहीं रहे हो यार, है कि नहीं? कहा सर हम आपके साथ जिंदगी भर हैं, आप चिंता मत कीजिए। चलिए यस, वहां पे भी दो अकाउंट था, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो एओसी 4 याद होगा, और एक था एनुअल रिटर्न एमजीटी 7, और एमजीटी 7 पे सीएस का साइन होता है, और कंपनी बड़ी है तो प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी का भी साइन होता है, याद होगा। तो ऐसे ही यहां पे भी है। तुम मुझे बस ये बताओ एनुअल फाइलिंग में सबसे पहला वाला कौन है? नहीं पहले पहले क्या एनुअल रिटर्न के बारे में ही बोला है या पहले एनुअल अकाउंट्स के बारे में बोला है? एनुअल रिटर्न, आ जाओ एनुअल रिटर्न। अब मैं तुम लोग से पूछता जाऊंगा, सही सही बताना, क्योंकि चार्ट मैं तुम पर विश्वास करके बना रहा हूं और तुम लोग पर जब भी विश्वास किया इतिहास गवाह की गलत ही चार्ट बना है। अच्छा इस बार एकदम सही बनेगा। अच्छा एनुअल रिटर्न कौन से फॉर्म में होगा? फॉर्म 11। कितने दिन में फाइल हो जाना चाहिए? फाइल्ड टू आरओसी विद इन 60 डेज। कहां से? बर्थडे से? 60 डेज ऑफ क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर। ठीक है जी, ठीक। अच्छा ये हो गया तुम्हारा एनुअल रिटर्न। अभी हम और भी देखेंगे, उसमें सीएस के सिग्नेचर का बात आ रहा है, वो हम देखते हैं। आइए दूसरा बोलो तो क्या है? स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी वर्ड क्या है? वर्ड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स वर्ड क्या है? वर्ड क्या है? फाइलिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ, बोलो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसका एक और नाम है, सॉल्वेंसी वाला कोई होगा। हाँ तो रुको तब, हाँ साथ साथ उतार रहा था ना सब। हाँ हाँ देखो इधर देखो, अब मजा आएगा, है ना? एकदम साथ साथ मेरे, एकदम कदम से कदम, ताल से ताल मिला के लोग जो चार्ट उतारते हैं ना, उनके लिए गिफ्ट था आज। आइए स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट और सॉल्वेंसी, ये नाम है ना, अकाउंट एंड और जो मेरे साथ चल रहे हैं। हाँ मैंने बोला था ना कि तुम लोग किसे मैं कुछ चार्ट बनवाऊंगा तो ये सब होना है, ये निश्चित था। चलो भाई अब जो है बताओ कौन से फॉर्म में? फॉर्म नंबर 8। ये कब तक फाइल होना चाहिए? फाइल्ड टू आरओसी, बोलो डेट लिखा हुआ पूरा, ऑन और बिफोर, ऑन और बिफोर 30 अक्टूबर, ये है ना? क्या तो वही हो गया ना 60 डेज का। ठीक है इतना ही है ना? कंपनी लॉ के हिसाब से तो चल रहा है। आपको याद होगा 30 सितंबर तक एजीएम होता है और एक महीने के अंदर फाइलिंग करोगे तो 30 अक्टूबर ही तो हुआ।
अरे डिट्टो सेम ही तो चल रहा है यार। हाँ लेकिन एनुअल रिटर्न थोड़ा, हाँ हाँ वही अलग, वहाँ एजीएम से 60 डेज है, यहाँ फाइनेंशियल ईयर से 60 डेज। तो ये इसका मतलब एनुअल रिटर्न यहाँ पहले फाइल हो जा रहा है, अकाउंट्स बाद में हो रहा है। ये अजीब बात है, क्योंकि अकाउंट्स तो एनुअल रिटर्न में भी आता होगा। क्या ही कर सकते हैं, उतार डालो, अब उतार सकते हो, सेफ हो तुम लोग। खुद बचेगा इसके, कुछ डिलीट करना तो कर ही लीजिए। तो दो एनुअल फाइलिंग है, एक तो एनुअल रिटर्न और दूसरा स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी। अब मैं मेगा टेस्ट लेने का प्लान बना रहा हूं। मेगा टेस्ट का मतलब है कि हाफ सिलेबस, क्योंकि अब तो पूरे सिलेबस की तरफ बढ़ रहे हैं, अब हम कोर्स कंप्लीट होने वाला है, तो हाफ सिलेबस का तो एक बार हो ही जाए। ऐसा मैंने पिछले बार किया था जेआईजीएल का, 2 पार्ट में टेस्ट लिया था और बहुत बहुत अच्छा काम कर गया था। बच्चे सबका जेआईजीएल कंप्लीट ही करा दिया था रिवीजन में मैंने। तो बोलो जेआईजीएल से शुरू करूं, जेआईजीएल हाफ टेस्ट, हाफ मेगा हाफ टेस्ट, ऐसे मतलब पूरा सिलेबस का आधा एक बार में और आधा एक बार में। कम से कम जेआईजीएल तो कंप्लीट कर लो, हैं? बोलो क्या है मर्जी तुम्हारी। ठीक, करता हूं मैं। अब जेआईजीएल का करूं या कंपनी लॉ का करूं? मुझे मालूम था। कंपनी लॉ डायरेक्ट एग्जाम में करेंगे, ओह सही बात। नहीं चलो पहले जेआईजीएल से शुरू करता हूं। लिख लिया, हटा रहा हूं मैं। तो एलएलपी के अंदर 2 ही एनुअल फाइलिंग है, फॉर्म 11 फॉर्म 8, फॉर्म 8 फॉर्म 11। ये अजीब बात है, यहां पहले एनुअल रिटर्न फाइल होता है, बाद में अकाउंट्स। चलिए आगे बढ़े। ठीक हो ना? हाँ हाँ आज ठीक। चलो आगे बढ़ें। हाँ जी, अच्छा एक बात बताओ, तो एनुअल रिटर्न फॉर्म 11 में है, 60 डेज, 60 डेज गिनोगे 31 मार्च से तो 30 में ही पहुंचेगा। अरे 31 मार्च को ख़त्म, तो अप्रैल ले लो पूरा, मई पूरा ले लो। अच्छा लेकिन याद रखिएगा, अगर ये बड़ा एलएलपी है, कैसे माना जाएगा? अगर उसका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है या कैपिटल कंट्रीब्यूशन कितना है 50 लाख से ज़्यादा है, तो एनुअल रिटर्न पे एक सर्टिफिकेट ऐड करना पड़ेगा। किससे लेके? प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी से लेके, कि एनुअल रिटर्न सब कुछ सही ढंग से बनाया गया है कि नहीं। ठीक है, तो बड़ा एलएलपी होगा तो, बाकी यहां भी और है, और में दोनों में से कहीं भी फंसे तो। चलिए, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी हो गया। ये आपका कब तक चला जाना चाहिए? बाकी अगर आपका याद होगा टर्नओवर 40 लाख से ज़्यादा या कैपिटल कंट्रीब्यूशन 25 लाख से ज़्यादा है, तो किसी आपको इनसे क्या करा लेना, ऑडिट करा लेना, इससे करवा लेना। पढ़ लो तुम लोग, ठीक है? करा लोगे ना इससे? ठीक, बात समझ में आ गया? तो एनुअल रिटर्न पे किसका साइन होगा? कंपनी सेक्रेटरी, अगर बड़ी है तो, और अगर अकाउंट्स है तो फिर आपको इससे करा लेना। ठीक है, आगे चले। अच्छा एक बात बताइए, अगर ये सारे के सारे फाइलिंग्स नहीं करोगे, जैसे एनुअल रिटर्न फाइल करना है, एनुअल अकाउंट्स फाइल करना है, तो 100 रुपया पर डे पर फॉर्म, पर डे पर फॉर्म, पर डे पर फॉर्म का पेनल्टी लगेगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख? चलिए, अच्छा एक बात बताओ, अगर तुमने नहीं किया तो ये है पेनल्टी पनिशमेंट। आइए चलिए, सबसे पहले किसके ऊपर लगा है? एलएलपी के ऊपर 25,000 रुपए से लेके 5 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। ठीक है, ठीक। और सिर्फ एलएलपी के ऊपर ही लगेगा या डेजिग्नेटेड पार्टनर पे भी लगेगा? डेजिग्नेटेड पार्टनर के ऊपर 10,000 रुपए से लेके 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है।
समझ में आ गया? तो एलएलपी पे अलग जुर्माना है और डेजिग्नेटेड पार्टनर पे अलग जुर्माना है ना? तो जुर्माना लग सकता है। चलिए आगे, हेडिंग, ये मैं तुम लोग को एलएलपी के बारे में बता चुका था। आपको याद होगा पार्टनरशिप फर्म में अनलिमिटेड लायबिलिटी होता है, पर ये तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है। यहां तो हर पार्टनर की बस अपनी लायबिलिटी होगी, अपने काम के लिए लायबल होगा। तो वही यहां पे लिखा हुआ है, एवरी पार्टनर ऑफ एलएलपी इज एन एजेंट ऑफ एलएलपी। मतलब हर पार्टनर एलएलपी का एजेंट है, लेकिन दूसरे पार्टनर का एजेंट नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब हर पार्टनर एलएलपी का एजेंट है, पर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट नहीं है। ये बात समझ में आ गई? तो ये दो लाइन है इसमें, बोलो क्या क्या है? स्टेटमेंट नंबर 1 है, ये स्टेटमेंट नंबर 1 है, स्टेटमेंट नंबर 2 है, दोनों अलग अलग बोलो। हर पार्टनर एलएलपी का एजेंट माना जाएगा, लेकिन हर पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट नहीं माना जाएगा। इसका मतलब कोई भी पार्टनर दूसरे पार्टनर की गलती के लिए जिम्मेदार नहीं है। लेकिन पूरे एलएलपी से गलती हो गई है तो सारे ही पार्टनर जिम्मेदार हैं, लेकिन एक पार्टनर की गलती के लिए दूसरा पार्टनर लायबल नहीं होगा। याद रखना, एक याद रखिएगा, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस चल रहा है। क्या चल रहा है? ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। तो उसमें अगर कोई गलती होती है तो पूरी एलएलपी गलत मानी जाएगी और एलएलपी पूरा लायबल होगा, ना कि कोई एक पार्टनर। जैसे बिजनेस करते वक्त लॉस हो गया तो एलएलपी का लॉस, एलएलपी का लॉस, सारे पार्टनर का लॉस। लेकिन कोई एक पार्टनर अपने फ्रॉड करके और तो नुकसान पहुंचाया तो सिर्फ वही पार्टनर लायबल होगा, बाकी पार्टनर उसके लिए लायबल नहीं होंगे। हर पार्टनर पर्सनली लायबल होगा सिर्फ अपने काम के लिए, नॉट फॉर अदर्स। मिला ये सब? चलो, होल्डिंग आउट तुम लोगों को पढ़ाया था, डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट। आप मार्केट में रॉन्गफुली रिप्रेजेंट करते हैं जैसे कि आप पार्टनर हैं एलएलपी के, लेकिन आप उस एलएलपी के पार्टनर नहीं हैं। तो क्या उसके लिए एलएलपी जिम्मेदार होगी या आप खुद जिम्मेदार होंगे? एलएलपी क्यों जिम्मेदार होगी? ऐसे तो मेरा नाम यूज करके कोई भी कुछ करे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही जो मैं बोल रहा हूँ? मान चला कोई इंस्टीट्यूट पानीपत में बैठा हुआ है, एनकेजे क्लासेस का बोर्ड लगा दिया और बोर्ड लगा के वहाँ एडमिशन ले लिया और बाद में बच्चे को नहीं पढ़ाया, तो बच्चा मेरे पर थोड़ी केस करेगा। मुझे कहाँ मालूम कि भाई कौन कहाँ मेरा नाम यूज कर रहा है? मैंने कोई थोड़ी फ्रेंचाइजी दी है उसको। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो उस बच्चे को केस सिर्फ उन्हीं पर करना पड़ेगा जिन्होंने उनके साथ ऐसा किया है, बस वो लायबल होंगे। मैं क्यों लायबल होऊंगा यार? मेरा नाम कौन कहाँ यूज कर रहा है मुझे क्या पता है कि नहीं? तो इसी को बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट। जो होल्ड आउट करेगा झूठा, बस वही लायबल होगा, उसके लिए एलएलपी लायबल नहीं होगी। चलो अच्छा, लेकिन ऑब्जेक्टिव अगर फ्रॉड करने का है तो याद रखना उस पार्टनर, अच्छा सारे पार्टनर की, उस पार्टनर, कैसे पता चला उस पार्टनर की? कंसर्न्ड। अरे मैं देखता नहीं, कुछ से कुछ लिख देता हूं, समझना कि बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड कंसर्न, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड कौन है? कंसर्न लिखा। हाँ, तो दैट पार्टिकुलर पार्टनर विल बी लायबल, एंड उसकी लायबिलिटी क्या होने वाली है? अनलिमिटेड। फ्रॉड विटिएट्स एवरीथिंग ना, फ्रॉड होते ही सब कुछ बर्बाद हो जाता है। चलिए हेडिंग बोलो, सिजेशन, सेंसेशन। इन लोगों तो सेंसेशन चाहिए सिर्फ। अच्छा, सेंसेशन लिखा हुआ है, सिजेशन लिखा हुआ है? सिजेशन का मतलब खत्म हो जाना, सीज से बना सिजेशन। ठीक है, आइए, ठीक है, अब सुनना जरा ध्यान से। देखिए, एक पार्टनर मतलब पार्टनरशिप कैसे उससे खत्म होगा? तो पहला लो, नंबर 1 लिखो तो, इन अकॉर्डेंस विद एलएलपी एग्रीमेंट। जो बॉक्स नहीं बना रहा है वो बेवकूफ है, अब सब बॉक्स बनाएगा। सिंपल सा बात कहता हूं मैं, ज्यादा तो नहीं कुछ कहता हूं, सिंपल सा बात है। जो नहीं बना रहा बेवकूफ है, बात खत्म। पहला ग्राउंड मिल गया, ठीक। दूसरा ग्राउंड, अच्छा इसका मतलब क्या है? मतलब एलएलपी एग्रीमेंट के हिसाब से, जैसे एलएलपी एग्रीमेंट में लिखा हुआ था कि चिंटू 2 साल के लिए बनेगा पार्टनर, तो 2 साल खत्म, चिंटू निकल गया चिंटी के साथ। ठीक है, आइए अगला। और बाय गिविंग अ नोटिस ऑफ एटलीस्ट 30 days टू अदर पार्टनर्स। मतलब तुम्हारा भी 2 साल कंप्लीट नहीं हुआ मान लो, और तुमने नोटिस दे दिया सबको, हमसे ना हो पाएगा भाई, है ना, मेरी शादी हो गई है, हनीमून पे हम जा रहे हैं। और कहाँ जा रहे हैं? अफगानिस्तान जा रहे हैं। तो उधर से आने, हाँ सीरिया जा रहे हैं, आने में थोड़ा टाइम लग सकता है, क्या पता हम आए कि ना आए। तो क्या वो बोल के जा सकता है 30 days का नोटिस देके कि भाई अब हम पार्टनरशिप छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि हमें पार्टनर मिल चुका है?
अच्छा अभी तक सिर्फ 2 ही ग्राउंड देखे ना तुमने, और ग्राउंड दिखाता हूं। पार्टनर मर गया तो ये भी ग्राउंड है, या इस बार एलएलपी ही मर गया, अरे एलएलपी डिसॉल्व हो जाएगा तो पार्टनरशिप खत्म नहीं हो गया। नंबर 4, या इनका ये हो गया अनसाउंड माइंड का, नंबर 5, या वो हो गया इंसॉल्वेंट, नंबर 6। 6 ग्राउंड मैंने बता दिया, बताओ तो 6 ग्राउंड क्या क्या है सर? एलएलपी एग्रीमेंट में जो लिखा उसके हिसाब से। दूसरे नंबर पे सर नोटिस देके चला गया, तीसरा मर गया, चौथा एलएलपी मर गया, पांचवा इंसॉल्वेंट हो गया, छठा पागल हो गया। ठीक है, सब मिला के 6 ग्राउंड्स है ना। ये 1 2 3 4 5 6 लिखने से याद रहता है, एग्जाम में ना आपको याद हो जाएगा ऐसे 1 2 3 4 5 6। अच्छा एक बात और है, आप पार्टनर को निकाल सकते हैं क्या, मतलब एक्सपेल कर सकते हैं क्या? याद रखिए एक्सपेल तभी कर पाएंगे जब एलएलपी एग्रीमेंट में कोई स्पेसिफिक प्रोविजन हो तब। अगर स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है तो आप उसको एक्सपेल नहीं कर सकते। ये तो कंपनी एक्ट में भी था, आपको याद होगा, मेंबर को एक्सपेल नहीं कर सकते। आगे बढ़े, आ जाओ भाई। टैक्सेशन ऑफ एलएलपी। एलएलपी का टैक्सेशन कैसे होगा, रुके देखो। कॉर्पोरेट असेसमेंट होगा, इंडिविजुअल असेसमेंट होगा, या पार्टनरशिप असेसमेंट होगा? क्योंकि एलएलपी असेसमेंट कुछ होता ही नहीं है। कॉर्पोरेट असेसमेंट, इंडिविजुअल असेसमेंट, या पार्टनरशिप असेसमेंट? क्या बात है। इनकम टैक्स एक्ट के लिए आप क्या माने जाएंगे? जैसे कि आप पार्टनरशिप फर्म हो जो सर नाम ही लिमिटेड लायबिलिटी लास्ट में तो पार्टनरशिप है, तो कॉर्पोरेट असेसमेंट थोड़ी होगा। अगला, अच्छा जो प्रॉफिट होगा एलएलपी का वो किसके हैंड में टैक्सेबल होगा? एलएलपी के हैंड्स में। अरे यार एलएलपी एक बॉडी कॉर्पोरेट है, सेपरेट लीगल एंटिटी है ना, एंड नॉट इन द हैंड्स ऑफ पार्टनर। अच्छा लेकिन पार्टनर को रेम्युनरेशन मिला है। अब जानते हैं पार्टनर कभी कभी प्रॉफिट शेयरिंग भी करता है, और चूंकि वो काम भी करता है तो वो क्या लेता है? रेम्युनरेशन। तो रेम्युनरेशन तो सैलरी हो गया एक तरीके से, तो वो माना जाएगा उसके पीजीबीपी में जाएगा। किस में जाएगा? पीजीबीपी। जानते हो पीजीबीपी? आज ही शुरू हुआ है? अच्छा पीजीबीपी अभी शुरू नहीं हुआ, अच्छा सैलरी चल रहा है। अच्छा कुछ लंबी क्लासेस मैं दूंगा उनको, ठीक है? ठीक ऐसे टैक्सेशन देखा जाए तो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत मजेदार है। आइए, मजा उसको आता है जो पैसा कमाता है, जो नहीं कमाता का तो एग्जाम्पल में तो देख पा रहा हूं बस। आइए अगला, मैट लगेगा क्या? मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स? नहीं, मैट किसके ऊपर लगता है? कॉर्पोरेट पे। ये कंपनी है, इनकम टैक्स एक्ट के लिए क्या माना गया है? फर्म, पार्टनरशिप फर्म, तो मैट विल नॉट बी एप्लीकेबल। अच्छा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, ये भी किसके ऊपर होता है? कॉर्पोरेट पे, है ना, याद रहेगा। इनको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है क्या? क्या एलएलपी का अपना कोई इनकम टैक्स रिटर्न होगा? मैं ये पूछ रहा हूं। क्या, रुकिए देखने दीजिए पहले, अभी तक मिल नहीं पा रहा है ना। कुछ बच्चों के गिद्ध की नजर, ऑल्सो रिक्वायर्ड, मिल गया कीवर्ड्स, है ना। तो एक बात बताइए, एलएलपी जो है वो बॉडी कॉर्पोरेट है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, तो हर सेपरेट लीगल एंटिटी का अपना सेपरेट इनकम टैक्स रिटर्न होता है, तो एलएलपी का भी क्या होगा? सेपरेट इनकम टैक्स रिटर्न। बाकी आपको मालूम है अगर आप बड़े एलएलपी हैं तो इनकम टैक्स रिटर्न के साथ साथ आपको क्या कराना पड़ेगा? ऑडिट भी कराना पड़ेगा, है ना, ठीक है। ठीक, बाकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपको हमेशा मेंटेन करना है, चाहे आपका टर्नओवर 5 रुपया क्यों ना हो, है कि नहीं। चलिए, तो इसका मतलब क्या इनको रिटर्न फाइल करना है? यस। और इनके लिए याद रखना, इनको एक केस में इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करना है, वो भी डिजिटल सिग्नेचर लगा के। कब? अगर वो कौन से सेक्शन में फंसते हैं? 44AB में। यहाँ ऑडिट होता है ना, टैक्स ऑडिट। ये कौन सा ऑडिट है? टैक्स ऑडिट। लिखो टैक्स ऑडिट। कोई दिक्कत? आ जाओ। बाकी देखिए ड्यू डेट देख लो भाई, अगर कोई नॉर्मल, हाँ अगर इनका अकाउंट्स ऑडिट होना है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर तो, या अदर लॉ के अंदर तो थोड़ा सा डेट मतलब आगे तक है, 30 सितंबर तक आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर देना। अगर आप इस सेक्शन में फॉल कर, अब ये सेक्शन क्या है भाई, तुम लोग डायरेक्ट टैक्स वाले सर से पूछ लेना, तो फिर क्या है? नवंबर 30, और नॉर्मल है तो जुलाई 31। नॉर्मल के लिए तो जुलाई 31 ही होता ना,
नॉर्मल इंडिविजुअल सबके लिए। तो ऑडिट वॉडिट करवाना है तो थोड़ा सा टाइम और दे दिया, नहीं चलिए। अच्छा, एलएलपी एग्रीमेंट एक बार जो बन गया, क्या जिंदगी भर वही रहेगा या बिजनेस चेंज होने से वो भी चेंज होगा? अच्छा, चेंज होगा क्या? जैसे कंपनी में एमओए चेंज होता रहता है, तो क्या ऐसे ही इनका एलएलपी एग्रीमेंट भी चेंज होता रहता है? बोलो यस। ऐसा करने के लिए पहले तो पार्टनर्स का एक रेजोल्यूशन चाहिए, और रेजोल्यूशन ये हो गया स्टेप नंबर 1। और रेजोल्यूशन पास करके तुरंत फॉर्म, कौन सा? फॉर्म नंबर 3 फाइल कर देना। किसको? आरओसी को। कितने दिन में? 30 दिन में। 30 दिन कहां से गिनोगे? जिस दिन तुमने अमेंडमेंट किया है। एलएलपी फॉर्म नंबर 3 एलएलपी एग्रीमेंट है, चाहे पहली बार बनाओगे तो भी 3, ऑल्टरेशन करोगे तो भी 3। क्या क्या अटैचमेंट में जाएगा इस बार? ऑल्टरेशन है तो जो शुरू से चलता आ रहा था वो, अभी तुरंत जो चेंज नया किए हो वो, और अपने मन से कोई अटैच करना चाहो तो वो। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख? चलो अब देखते हैं आगे। अच्छा, एक बात बताइए, अगर तुम्हारे एलएलपी एग्रीमेंट में जो चेंज आया है उसका कारण ये था कि पार्टनर चेंज हुए हैं, तो फिर फॉर्म 4 भी अटैच होगा फॉर्म 3 के साथ। देखो, फॉर्म 3 तो इसलिए गया चूंकि एलएलपी एग्रीमेंट में चेंज आया, और फॉर्म 4 इस बात का सबूत बनेगा कि डीपी या पार्टनर चेंज हुआ है। तो फॉर्म 4 भी जाएगा किसके साथ? फॉर्म 3 के साथ। कोई दिक्कत? ठीक है। चलो। अच्छा, फॉर्म 4 के साथ क्या क्या अटैच करोगे? इनकमिंग पार्टनर, एविडेंस जो पुराना गया, अरे आया तो कंसेंट, गया तो एविडेंस, एफिडेविट दे दो भाई। और चेंज ऑफ नेम बहुत बार जानते हो, पार्टनर के आने जाने से भी नाम चेंज हो सकता है। क्यों? पार्टनर्स के नाम पे पड़ा था तो एक पार्टनर जाएगा तो क्या बोलेगा? मेरा नाम हटाओ। है ना। अगला, कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ ए कंपनी टू बिकम एलएलपी। क्यों? कब? जो नया पार्टनर बनने जा रहा है वो कौन है? कंपनी। अरे नया पार्टनर आया होगा और वो पार्टनर कौन है? कंपनी। तो कंपनी क्या लेके आएगा? बीआर का कॉपी, कि हमारे बोर्ड डायरेक्टर ने अप्रूव किया कि हम तुम्हारा क्या बनना चाहते हैं? पार्टनर। ठीक है। उसके बाद ये देख लीजिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आप किसी को नॉमिनी बनाना चाहते हैं तो नॉमिनी के लिए एक रेजोल्यूशन, ऑथराइजेशन लेटर, ये सब लिखा रहेगा, ये सब अटैच। लास्ट में आ जाओ, वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन। आइए, दो तरीके से वाइंडिंग अप हो सकता है। नंबर 1 वॉलेंट्री, नंबर 2 कंपलसरी। कंपलसरी को क्या बोलते हैं? कंपनी लॉ में भी पढ़ा हम लोगों ने, याद है? एक होता है वॉलेंट्री, 1 2 लिख दो भाई, 1 2, एक वॉलेंट्री, दूसरा कंपलसरी। कंपलसरी वाला, ये सब कंपलसरी वाला। कंपलसरी के क्या ग्राउंड? पहले बताओ तो, कंपनीज एक्ट में कौन सा ग्राउंड था कंपलसरी वाइंडिंग अप का? 271 वाले 6 लोग, जब ऐसे था, कुछ ऐसे कुछ था। 272 वाले 6 लोग, जब 271 वाले 5 ग्राउंड पे। सेक्शन बोलो पहले, सेक्शन क्या? नहीं, 272 वाले 6 लोग, 271 वाले 5 ग्राउंड पे। सेक्शन आगे पीछे था। पहले 272 बोलते हैं कि 271 बोलते हैं? पहले 272 पहले। तो 272 वाले 6 लोग, 271 वाले 5 ग्राउंड पे। जब एनसीएलटी को एप्लीकेशन बाय द वे ऑफ पिटीशन लगाते हैं तो एप्लीकेशन पे एनसीएलटी 273 के अंदर 5 ऑर्डर पास करता है, उसमें नंबर 4 वाला ऑर्डर वाइंडिंग अप का हो सकता है, और अगर वाइंडिंग अप सक्सेसफुल रहा तो 302 के अंदर डिसोल्यूशन हो जाएगा। तो इन टोटल हम ये समझना चाहते हैं 271 के 5 ग्राउंड थे ना, और यहाँ पे कितने ग्राउंड है? 6 ग्राउंड। आ जाओ भाई, 6 ग्राउंड क्या क्या है? एलएलपी ने खुद ही डिसाइड किया है कि वो कंपलसरी वाइंडिंग अप करना चाहता है। ऐसा कंपनी लॉ में पहला वही था, एसआर। अच्छा, जरा ये देख के बताओ तो देखता हूँ कितने लोग समझ पाते हैं, कुछ याद आएगा तुम लोगों को। पुराना जन्म 3A क्या? रिडक्शन इन मेंबरशिप पक्का 3 है या 6 है? 3 है, सेम एज, याद होगा वहां पे भी यही था कि प्राइवेट कंपनी में 2 से कम हो जाए, पब्लिक कंपनी में 7 से कम हो जाए, फिर भी कंपनी 6 महीने तक चलती रहे। 6 महीने के बाद
वो पर्सनली लाइबल भी हो जाएंगे और वाइंडिंग अप भी हो सकता है। ऐसे यहाँ पे भी है, अगर आपके पार्टनर 2 से कम हो जाए फिर भी आप 6 महीने से ज़्यादा चलाते चले जा रहे हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। आपका 6 महीने के बाद क्या हो सकता है, वाइंडिंग अप हो सकता है। ठीक है, याद रहेगा। चलो ए बी, बाकी लोगों को भी पता है ना 3A। हाँ सुनिए, मैं एक बात बताता हूँ, मुझे अपने स्कूल में भी बहुत बार मन करता था ये बोलने का कि अब जाके बोलूँ। अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ, अब तो मैं बोल सकता हूँ, टीचर मारेगा भी नहीं, कि मैं बोलूँ वहाँ पे कि टीचर्स को एक चीज़ थोड़ा समझना चाहिए स्कूल्स में कि वो सिर्फ आगे आगे के बच्चे को देख देख के जो आगे बढ़ जाते हैं, अरे बच्चा पीछे भी बैठा हुआ है कि नहीं, आपको उसको भी देखना चाहिए। मैंने देखा मेरा मैथ्स क्यों कमजोर हुआ, उसका कारण कहीं ना कहीं वो लोग थे, आगे वाले बच्चे को देखे, हाँ इसको सॉल्व कर लो, ये इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। अरे भाई कैसे इक्वेशन सॉल्व करेगा, मुझे नहीं पता है। ऐसे होता ना, आगे वाला बोला और आगे निकल गया, पीछे बैठा वाला बच्चा भी स्टेप नंबर 5 पे ही चल रहा है, तब तक में नया क्वेश्चन आ गया। ऐसे ही करते हैं कि नहीं करते हैं वो लोग। इसलिए प्लीज आप लोग ऐसा मत समझो, मेरे लिए सारे स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है और सबको सीएस बनाना। तो कोने कोने से किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो पूछो मेरे से, भगवान की दया से 13 साल से पढ़ा रहा हूं, नॉलेज है, जवाब दूंगा। ठीक है, डरता नहीं हूं। तो इसलिए कोई भी बच्चा कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है और पूछो। कल मॉड्यूल सेकंड में कुछ देर के लिए रुक गया था मैं गुस्से में, पूछ ही नहीं रहा था कोई, मैं गुस्से में आ गया, मैं मन हुआ एक दो बच्चा कॉलर पकड़ पूछ। थोड़ा पूछने से क्या होता है, टू वे कम्युनिकेशन होता है, अच्छा लगता है। अब मैं बोला जा रहा हूं, तुम सुन नहीं रहे हो या सुन रहे हो, बेकार लगता है ऐसे। तो प्लीज पूछिए, किसी को भी कोई दिक्कत है पूछिए। 3 याद था, सच में याद था कि ऐसे बोल दिए? अच्छा ठीक है, तो बहुत अच्छी बात, आ जाओ। अगला, LLP इज अनेबल टू पे डेट्स। अब क्या करोगे फिर, वाइंडिंग अप ही करना पड़ेगा। अच्छा, LLP ने भारत की, चलो बताओ, हिंदी बहुत बार बोल चुका हूं मैं, एकता, संप्रभुता, अखंडता के खिलाफ काम किया है। लगातार 5 सालों से तुमने फाइनेंशियल डिस्क्लोजर नहीं किया, वो याद है? 2 फाइलिंग, बोलो तो कौन कौन? फॉर्म 8, फॉर्म 11, ये था ना, ये था ना एनुअल फाइलिंग। हाँ, लगातार 5 सालों से नहीं किया तो छठे साल में तुम्हारा क्या हो सकता है, कंपलसरी वाइंडिंग अप। और लास्ट में जस्ट एंड इक्विटेबल। अगर ट्राइब्यूनल को ऐसा लगता है कि ये जस्ट एंड इक्विटेबल है कि इसका क्या होना चाहिए, वाइंडिंग अप होना चाहिए, तो लिखो वहां जस्ट एंड इक्विटेबल लिख लो, याद रहेगा तुम लोग को। तो जस्ट एंड इक्विटेबल क्या होता है बताओ पहले? ओपन एंडेड पावर, बोलो, किसी और रीजन के ऊपर भी वो वाइंडिंग अप करा सकता है। स्ट्राइक ऑफ LLP पढ़े नहीं थे एक चैप्टर? आइए हेडिंग बोलो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। हल्का सा फेमा, बस मुझे लगता है 2 पेज बचा होगा, शायद 1.5 पेज ना, तो चलो ठीक है। प्रीति, अब उसको देख रहा हूँ, देख, इधर भी देख लिया करो, है ना। ये बच्चों के लिए चीनी नहीं मंगवाना था, राजा से बात करो, क्योंकि आ रहा है। अच्छा ठीक, चीनी खत्म हो गया लक्ष्मी नगर में, मिल नहीं रहा दुकान में, है ना। तो एक्चुअली मेरा टारगेट ये था कि लंच तक में वो चीनी मंगवा लूँ, लेकिन अब तो लंच ब्रेक अभी एक्चुअली दूंगा नहीं। इसके बाद ना वो 2 चैप्टर महा थ्योरेटिकल हैं जो आज कराने, महा, समझे, महा थ्योरेटिकल समझते हो, मतलब आज जब तक मैं पढ़ाऊंगा क्या पता मैं भी बेहोश होकर गिर जाऊं, तुम लोग भी बेहोश हो जाओ। तो उसमें ना थोड़ा सा आगे बढ़ा लेंगे, नहीं तो पक जाएंगे ब्रेक के बाद हम लोग, थोड़ा सा आगे बढ़ा के फिर ब्रेक कर लेंगे, है कि नहीं। अभी थोड़ा सा ना अच्छा इन्वायरमेंट देख रहा हूं मैं। चलिए, क्योंकि तुम लोग लंच के बाद भारी हो जाते हो, 4-5 किलो तो भारी हो ही जाते हो। आइए जरा ध्यान से सुनिए, FDI समझते हो? क्या होता है FDI? नहीं पता था मुझे। FDI का फुल फॉर्म है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। कहां पता था, कोई और लिखा होगा। मैंने पूछा FDI क्या होता है, हम पता है हमें, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता क्या है, भारत के बाहर से भारत के अंदर पैसा इन्वेस्ट होता है। ठीक है, तो यहां पर आप देखो, ठीक है, सुनिए, ये है, ये तो तुम लोग जानते ही हो, इंडिया। तो ये बताइए FDI आ रहा है या जा रहा है? आ रहा है। FDI ये हो गया फॉरेन,
फॉरेन कंट्री। ठीक है, ऐसे लिखो तो। और इंडिया में किसको मिल रहा है? LLP को मिल रहा है। एकदम सेम ऐसे बनाओ इंडिया। है कहाँ पीएमओ में ले जाऊं? नहीं, अरेस्ट हो जाऊंगा, छोड़ दो। ये सिर्फ पढ़ाने के लिए है। अब क्वेश्चन ये है कि जैसे कंपनीज एफडीआई लेती हैं, क्या एलएलपी भी एफडीआई ले सकती हैं? जैसे मान लीजिए मैंने एक एलएलपी बनाया, एनकेजी एलएलपी, और मिस शकीरा पैसा लगाना चाहती है मेरे एलएलपी में, वो मेरी पार्टनर बनना चाहती है, बोलो हैं? वेनेवर करते हुए आ रही है, बोलो। तो क्या सीएस नीतीश कुमार जायसवाल जो एलएलपी चला रहा है भारत में, क्या वो शकीरा से पेमेंट ले सकता है? पेमेंट लूंगा तो उसको पार्टनर बनाऊंगा, तो मैं क्या उसको पार्टनर बना सकता हूं? एलएलपी में पार्टनर। अब बाकी वो मेरे से 20 साल बड़ी है। चलिए इधर देखिए आप। अरे वो बहुत क्या फर्क पड़ता है, आजकल दुनिया बहुत बदल गई है ना। बताया था ना एक कहानी, मेरे बगल में एक बच्चा था और वो छोट मतलब 15-16 साल का है, शायद 15-16 साल का है, और वो मेरे बिल्डिंग में मैंने फ्लैट रेंट पर दिया हुआ है, तो एक किराएदार रहने के लिए आई। वो बच्ची, मैं तो सबको बच्ची बोलता हूँ, उसकी उम्र थी 21-22 साल, एक 15, एक 21-22। वो उसके पीछे पड़ गया और बार बार मेरे यहाँ आता था। मैंने कहा ऐसे आता नहीं है, और बार बार मेरे पास आके है ना मेरा नाम लेके मामा 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 करता रहता है। मैंने कहा क्या बात है भाई, इतना प्यार तो नहीं था तुमको मेरे से, क्या बात है? तो मैंने जब थोड़ा सा उसको खोलना स्टार्ट किया तो खुलते खुलते पहुंच गया कहानी की आपके पीछे वाले फ्लैट में कोई है और मैं तो मैंने कहा तुमसे बहुत बड़ी हो, वो 21-22 साल की है, तुम 15 साल के हो। तो बोलता है कि कुछ नहीं, हाइट मिलता, बात खत्म। मैंने बोला हाइट मिलता है, बात खत्म? मतलब मैं जब सुना ना, मैंने कहा जिंदगी में मैंने कुछ नहीं किया, मुझे लगा मेरी जिंदगी तो बर्बाद थी आज तक। मैं क्या सोचता रहा भाई, इज्जत देता रहा लोगों को दुनिया में, ये हाइट मिला के जिंदगी बना रहा है। तो ऐसे ऐसे लोग हैं, इधर से भी कुछ बच्चे बताओ। मतलब आजकल का जो जनरेशन है, मुझे लग रहा है उसमें पेशेंस नाम का चीज़ नहीं है ना। फिर मैंने उस किराएदार को हटा दिया, मतलब हटा दिया का मतलब उनको भी जाना था। मैंने कहा आप चले जाओ, बेकार में हंगामा होगा। बदमाश बच्चा था, है ना, कुछ भी होता फंसता तो मैं ही, मकान मालिक ही तो फंसता। और सबसे बड़ी बात है मकान मालिक भी तो शादीशुदा नहीं है, चक्कर ये है तो इसलिए मैंने कहा आप जाओ, तो चली गई। तो ऐसी कहानियां होती है। तुम लोग तो नहीं हो ऐसे, मतलब हैं? कहा हम लोग भी ऐसे हैं, हम लोग एज वेज नहीं देखते, ये बात समझ लीजिए। आपकी कैटेगरी में है। चलो इधर देखो, एलएलपी ले सकता है एफडीआई? क्वेश्चन ये है। अरे एकदम ले सकता है, क्या दिक्कत है ना भाई। एफडीआई भारत में आ रहा है, सरकार क्या बोलेगी? ले ले पैसा। जहां एफडीआई की बात आएगी आवाज आती है सर, ले ले सरकार की तरफ से, क्या ले ले? पैसा ले ले। आ जाओ अगला। अच्छा एक बात बताओ, कितने बच्चों ने फेमा पढ़ा हुआ है? कोई नहीं पढ़ा होगा अभी। कैसे पढ़ा है? जब मॉड्यूल सेकंड में तो पढ़ कैसे लिए? अच्छा मॉड्यूल सेकंड में हो। मॉड्यूल सेकंड में जब तुम जाओगे तो वहां फेमा पढ़ाऊंगा। फेमा में एफडीआई लेने के 2 रूट हैं, एक होता है गवर्नमेंट रूट और एक होता है ऑटोमेटिक रूट। तो पहले इस बीच में ये निशान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि जानते हो अगर ये निशान ना रहे ना, तुम ये लैंग्वेज कभी नहीं पढ़ पाओगे। अब ये थोड़ी सी मेरे से गलती हो गई, मान लो कि बच्चा मेरे से बुक खरीदता होगा तो बेचारा तो नहीं पढ़ पाएगा, क्योंकि देखो अगर लगातार आप पढ़ोगे तो कुछ निकलेगा ही नहीं ना। एक्चुअली यहाँ फुल स्टॉप है, ये स्टेटमेंट अलग है और ये यहां से स्टेटमेंट अलग है। समझ में आ गया? तो ये देखा जाए तो पॉइंट नंबर ये बी ए कर सकते हैं आप इसको, क्योंकि सी है तो कैसे मतलब करूं। पॉइंट नंबर बी ए बना दीजिए। क्या बना दीजिए? बी ए। अब मैं बोलूं, चलो पॉइंट नंबर बी पढ़े पहले। पॉइंट नंबर बी बोल रहा है जनरल रूल इज दैट कि एलएलपी के अंदर एफडीआई आएगा गवर्नमेंट रूट से। गवर्नमेंट रूट का एक और नाम है, लिखो अप्रूवल रूट। गवर्नमेंट रूट को क्या बोलते हैं हम? अप्रूवल रूट। मतलब बिना सरकार से अप्रूवल लिए हुए आप एफडीआई ले नहीं सकते। यहां तक कोई दिक्कत? जनरल रूल समझ में आ गया। अब मैं बोल रहा हूं पॉइंट नंबर बी ए। याद रखिएगा, अगर एलएलपी ऐसे सेक्टर या ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है जहां ऑलरेडी 100% एफडीआई अलाउड है, तो फिर ऑटोमेटिक रूट से ले लो, आपको अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है।
अप्रूवल रूट, सुनो, ये जो रूट होता है ना ऑटोमेटिक रूट, इसमें अप्रूवल लेना नहीं, सिर्फ इंटीमेशन देना, ओनली इंटीमेशन इज रिक्वायर्ड। तो अगर आप 100% एफडीआई सेक्टर में हैं तो फिर क्या, आप ऑलरेडी 100% एफडीआई सेक्टर में, तो 100% एफडीआई बोलने का मतलब है सरकार की तरफ से अप्रूव्ड है 100% एफडीआई। लेकिन अगर आप ऐसे सेक्टर में जब 20% एफडीआई अलाउड है या 30% एफडीआई अलाउड है, तो मतलब 100 से कम हुआ ना, तो आपको सरकार से क्या लेना पड़ेगा, अप्रूवल। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, पहले बताइए आप। चलो ये समझ में आ गया। तो अगर तुम नॉर्मल सेक्टर में हो, मतलब 100% एफडीआई सेक्टर में हो, तो आपको पैसा ले लीजिए, सिर्फ इंटीमेशन दे दीजिए। लेकिन अगर वो 100% एफडीआई सेक्टर नहीं है तो फिर आपको सरकार से अप्रूवल लेना पड़ेगा। आइए, अच्छा, जिन एलएलपी को एफडीआई मिल चुका है, ऐसे टिक लगाओ, एलएलपी विद एफडीआई, मतलब एलएलपी को क्या मिल चुका है, एफडीआई मिल चुका है, तो क्या वो डाउन स्ट्रीम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं ना? क्योंकि तुमने एफडीआई लिया, क्या पता तुम जिसको पैसा दे रहे हो उसको अलाउड ना हो एफडीआई। नहीं समझ में आया इसको, नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, ना ना ना, फिर से मैं बोल रहा हूँ। जैसे तो इधर देखो, मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, मैं एलएलपी हूँ, मुझे यहाँ से मिला एफडीआई। अब मालूम चला मैंने वो एफडीआई का पैसा इनको दे दिया, और ये वो लोग हैं जिनको एफडीआई अलाउड नहीं है, तो गलत बात नहीं हो गया? हो गया कि नहीं हो गया? क्लियर? प्रतीक को बुला लो, बुला लो, आ गया, आ रहा ना, तो प्रतीक को बुलाना, फोटो ना, बोल दिया डंडा उंडा लाने के लिए, थोड़ा सा पीटना उठना भी तो है सबको। आइए, डाउन स्ट्रीम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते आप। अगर एफडीआई का पैसा है, आप खुद यूज कीजिए, क्या कीजिए, खुद यूज कीजिए, है ना, आप नीचे इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। या डाउन स्ट्रीम होता अपने नीचे इन्वेस्टमेंट, बोला तो हमने पैसा लिया किसी और को दे दिया, हाथ बदलने वाला काम मत कीजिए। क्लियर नहीं क्लियर? अगर आपके पास पैसा आया है तो आप खुद इस्तेमाल कीजिए। अरे बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है जो बोल रहा हूं मैं? जैसे तुम्हारे घर वाले जो तुमको टिफिन देते हैं सुबह सुबह, और क्या बोलती है मम्मी, खुद खाना औरों में बांटना मत। क्योंकि सबकी मम्मी को ऐसा लगता है कि उनका बच्चा मासूम है, हाँ, और उनको लगता है कि उनके बच्चे का टिफिन कोई छीन लेगा। उनको ये नहीं मालूम है कि उनका बच्चा कितनों का टिफिन छीन के खाता है ना। क्लास में कितने ऐसे बच्चे जो टिफिन कभी लाते ही नहीं। तो ये ऐसे लोग हैं जो नरबख्शी हैं, दूसरों के टिफिन पे जिंदा हैं ये लोग। देखो पकड़ेगा ना 1 मिनट में, आज कुछ खाते नहीं है ऐसा। अच्छा अच्छा, तुम क्या हवा खाते हो? है? नहीं, मना किया हुआ ना। चलिए शांत हो जाओ, आगे। हाँ जी, अच्छा एक बात बताइए, एक जगह एक इंडियन कंपनी है जिसको क्या मिला हुआ है, एफडीआई। अच्छा, वो एलएलपी को देना चाहता है। ऐसे नहीं, वो तब दे पाएगा जब वो कौन, एलएलपी, एलएलपी और वो कंपनी दोनों ही 100% एफडीआई सेक्टर में काम कर रहा हो, है ना। एक काम करते हैं, ठीक है, कुछ एग्जांपल ले लेते हैं कि कौन सा ऐसा है जहां पर 100% एफडीआई अलाउड है। 1-2 सेक्टर का नाम लिख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा? चेक कर लेते हैं। तुम लोगों को मालूम है कि कहाँ कहाँ अलाउड है? हाँ, कहाँ बताओ तो, कहाँ 100% कहाँ गया? परसेंट, अरे परसेंट कहाँ रहता है इसमें? 100%, क्या लिख दिया मैंने यार? 100% एफडीआई सेक्टर, ये ना। कोई भी देख लो, नहीं करूंगा सर, हटो। चलो, ये देखो, एयरपोर्ट में ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है तो 100% देख लो, है ना। एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है तो भी 100%, ये सब 100%, कहीं कहीं कम है। इंश्योरेंस में देख रहे हो। अब दो एग्जांपल तो हम लोग को मिल गया, बोलो कौन कौन मिल गया? एविएशन है तो 100%, और बोलो इंश्योरेंस है तो 74। अब सुनो, अगर कंपनी भी और एलएलपी भी, मान लो दोनों एविएशन सेक्टर में थी, वहां तो 100% अलाउड है। तो अगर ऐसे भी समझो ना, अगर आप मान लो वो कंपनी नहीं देगी एलएलपी को, तो एलएलपी सीधा ले लेगी, जाना तो सब ऑटोमेटिक रूट में ही है। हाँ, लेकिन अगर वो 74 वाले में इंश्योरेंस में है, तो जैसे कंपनी एविएशन में थी लेकिन एलएलपी इंश्योरेंस में था, तो नहीं हो सकता। आगे बढ़ जाए। बाकी याद रखना, जिस एलएलपी ने एफडीआई ले लिया वो ये काम नहीं कर सकते, क्योंकि ये एफडीआई प्रोहिबिटेड सेक्टर है। ये क्या है? एफडीआई प्रोहिबिटेड सेक्टर है। बोलो कौन कौन? एग्रीकल्चर, प्लांटेशन, प्रिंट मीडिया, रियल एस्टेट,
ये एफडीआई प्रोहिबिटेड है, इसमें भारत में एफडीआई अलाउड नहीं है। अब एग्रीकल्चर में भी वही पैसा लगाएंगे तो हमारा देश कहाँ बचा? हमारा देश जानते हो ना, हम लोग एग्रीग्रेन इकोनॉमी है, एग्रीकल्चर बेस्ड हैं, है कि नहीं? अब मिस्टर स्मिथ यहाँ हल चलाने लगेगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे? तो इसलिए अलाउड नहीं है। ईसी भी नहीं ले पाएंगे ये लोग, नाम से लग रहा है एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरिंग, मतलब भारत के बाहर के बैंक से लोन लेके आ रहे हैं। किस पर्पस के लिए? कॉमर्शियल पर्पस के लिए। और एक्सटर्नल मतलब भारत के बाहर, बोरिंग का मतलब लोन। किस पर्पस के लिए ले रहे हैं? कॉमर्शियल पर्पस के लिए। ईसीबी इनको अलाउड नहीं है। एफडीआई ले सकते हैं ये, ईसीबी नहीं ले सकते। आगे बढ़े। अच्छा एक बात बताओ, एक कंपनी थी जिसको क्या मिल चुका था? एफडीआई। अब वो कन्वर्ट होना चाहती है एलएलपी में, क्या अलाउड होगा? एक कंपनी है जिसको ऑलरेडी क्या मिल चुका है? एफडीआई। अब वो कन्वर्ट होना चाहती है एलएलपी में, तो जब वो कन्वर्ट होगी एलएलपी में, जैसे एलएलपी को पैसा मिल जाएगा। तो ये ऊपर के जो कंडीशंस है वही 100% एफडीआई सेक्टर। तो ये लिखा ना, ऊपर के जितने कंडीशंस है अगर सेटिस्फाई हो जाएं तो अलाउड होगा, अगर कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुए तो अलाउड नहीं होगा। उस कंपनी को कहा जाएगा पहले एफडीआई का पैसा खर्च करके आओ, ये ना। आगे बढ़े, चलो हेडिंग बोलो। क्या भारत में फॉरेन एलएलपी काम कर सकता है? है ना, बोलो। क्यों भारत में फॉरेन कंपनी काम नहीं करती है? तो जैसे फॉरेन कंपनी काम करती है ऐसे ही फॉरेन एलएलपी भी काम कर सकता है। बस उनको क्या करना है मालूम है? उनको आरओसी को बता देना है बस। तो बताइए, तो जिस दिन भारत में आपने क्या इस्टेब्लिश किया? प्लेस ऑफ बिजनेस, उसे कितने दिन के अंदर? 30 डेज के अंदर आरओसी को कौन से फॉर्म में? फॉर्म 27 में आप इंटीमेट करोगे विद द फॉलोइंग अटैचमेंट, विद द फॉलोइंग अटैचमेंट, विद द फॉलोइंग अटैचमेंट, है ना। चलिए, अच्छा ये कौन सा आरओसी होगा? आरओसी न्यू दिल्ली। याद रखना, आपको बताया था ना, भारत ये सेंट्रल आरओसी है। भारत के अंदर जितने भी फॉरेन कंपनीज होती है उनका डेटा किसके पास होता है? आरओसी दिल्ली, है कि नहीं? आरओसी दिल्ली तो ऐसे भी सेंट्रल ही होना है ना, ठीक है। आरओसी दिल्ली को आप बता दो कितने ABCD वाले चीजें बता दो। चलो देखना शुरू करें, आ जाओ क्या क्या है। हाँ पढ़ो तुम लोग, ABCD पढ़ो, मैं उधर देख रहा हूं। बैठे रहो, बैठो, कहाँ जा रहे हो? चले जाओ तो अच्छा आओ, जल्दी आ जाओ, मैं समझ गया। जल्दी आना, जल्दी स्पीड में आओ, अब मत उठना, उठ जाओगे तो जो सोया वो खोया। तुम भी समोसे की खुशबू आ रही है। ये तुम लोग क्या मोटू पतलू के मोटू हो गया? देखा है मोटू पतलू में जब समोसा आता है तो उड़ते हुए चला जाता है ऐसे ऐसे करके। कहीं एक एक करके बच्चा सब जा तो नहीं रहा उड़ उड़ के? नहीं, मैंने तो चीनी मंगवाया था। है? अच्छा, समोसे वाली चीनी, मतलब मंगवाया चीनी और महक समोसे की, ये कैसे हो रहा है? मतलब जो MG हेक्टर की पार्टी मिलनी है उसमें समोसा है क्या? है? अरे उड़ उड़ के जा रहा, क्या हो गया? चेयर क्या है? टूट गई है? अच्छा चलो ठीक है, चेयर बदल लो। चलो, हाँ कितना टाइम लगेगा तुम लोग को? अरे पीछे कितना टाइम लगेगा? क्योंकि अब ये खत्म होने वाला है तुरंत। अब कितना टाइम लगेगा? कर दे स्टार्ट? तो स्टार्ट करो फिर, अब खत्म हो रहा है इधर। बच्चा पढ़ता भी रहेगा, दे भी दो। वो लंच में ही तुम उसको मर्ज करके खा लेना। अभी लंच ब्रेक दे रहा हूं ना तुरंत। चलिए लंच में मर्ज कर लेना, लंच में मर्ज कर लेना, ठीक है। जल्दी जल्दी खत्म करें, इधर से वो मिलता भी रहेगा और वो भी हो जाएगा। क्योंकि लंच होने के बाद बच्चा इधर उधर स्कैटर हो जाता है ना, फिर बच्चों को मिल नहीं पाएगा। कल एक बच्ची मॉडल सेकंड में रो भी रही थी, उसको चॉकलेट नहीं मिल पाया था, है ना। चलिए चलो चलो, हाँ जी एक बात बताइए, अगर फॉरेन एलएलपी इंडिया में आएगा तो रूल नंबर 34 क्या कहता है? जिस दिन आप भारत में प्लेस ऑफ बिजनेस स्टैब्लिश करेंगे उससे 30 दिन के अंदर आरओसी दिल्ली को आपको फॉर्म नंबर 27 में ये सारी चीजें बतानी पड़ेंगी। पहला, आप दूसरे देश के हैं तो आपका दूसरे देश में भी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन या सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होगा कि नहीं होगा। उसके बाद आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन बताइए। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब चाहे एलएलपी एग्रीमेंट हो, एमओए हो, एओए हो, ये सब आपको बताना पड़ेगा। क्योंकि एलएलपी है तो उनका क्या होता होगा? एलएलपी एग्रीमेंट लिखो, वो देना पड़ेगा।
उसके बाद आप जिस कंट्री के हैं उस कंट्री में आपका ऑफिस कहां कहां है वो सब बताना पड़ेगा। उसके बाद भारत में कहां कहां ऑफिस खोलने वाले हैं ये सब आपको बताना पड़ेगा। उसके बाद अपने पार्टनर्स के बारे में बताइए, डेजिग्नेटेड पार्टनर के बारे में बताइए, और कम से कम 2 इंडियन को गारंटर बनाइए। किसको बनाइए? 2 इंडियन। इंडियन का मतलब जो इंडिया में रहता हो, जो आपके बिहाफ पे क्या ले सके, डॉक्यूमेंट्स ले सके। तो 2 इंडियन गारंटर चाहिए। क्या चाहिए? इंडियन गारंटर चाहिए। चलो भाई, ये समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं? आओ अब ये हम करना स्टार्ट करते हैं। ये क्या है जल्दी बताओ। बोलो, हेडिंग बोलो। एक बार फिर से बोलो। एक बार फिर से बोलो। अरे जल्दी कर दो, ये बेचारा कितना बार बोलेगा ये लोग। प्रत्येक हो गया। एक बार और बोल दो। चलो चलो चलिए अब इस तीनों में कंपैरिजन करते हैं। अच्छा एक बात बताइए, इसमें से कंपनी को आप जानते हैं? कौन है कंपनी? अच्छा, पार्टनरशिप को जानते हैं? अच्छा, मॉड्यूल 2 में पार्टनरशिप एक्ट थोड़ा बहुत जानते हैं। ओहो, अच्छा अच्छा। एलएलपी को जानते? अभी तुरंत जान के खत्म किया है, अभी तुरंत जान के खत्म किया है। आइए मैं तुमसे पूछता जाऊंगा, तुम बताओगे मैं क्यों बताऊं। एक बात बताइए, तीनों के लिए लॉ क्या क्या है? गवर्नेंस। एलएलपी के लिए, पार्टनरशिप के लिए, कंपनी के लिए। अरे वाह। रेगुलेशन, एलएलपी किससे रेगुलेट होता है? आरओ एलएलपी। पार्टनरशिप किससे होता है? याद रखना, नहीं, रजिस्ट्रार अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। याद रखना, हर स्टेट का रजिस्ट्रार अलग अलग होता है। ठीक है, क्योंकि आपको मालूम होगा कि पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल होता है। आपका मन है तो रजिस्ट्री कराइए, नहीं मन है तो नहीं कराइए। अच्छा, कंपनी को कौन देखता है? आरओसी। चलिए आगे। अच्छा, एलएलपी के नाम के लास्ट में क्या होना चाहिए? या अच्छा, पार्टनरशिप फर्म कैसे पहचानोगे? नाम के लास्ट में क्या होना चाहिए? ब्रैकेट्स एंड वर्ड्स। जैसे ऐसे नहीं, छोटा सा आर ऐसे गोल लिखते हैं, देखा बहुत जगह। रजिस्टर्ड, अगर वो रजिस्टर्ड है, देखो लिखा ना, द फर्म विच इज रजिस्टर्ड। अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो बस ऐसे। चलिए उसके बाद आ जाओ अगला। कंपनी है तो प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक कंपनी है तो सिर्फ लिमिटेड, ओपीसी है तो ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड। अरे पढ़ाई पर भी ध्यान दो, समोसा के लिए जान दे दोगे तुम लोग? रुक जाओ, इतना हल्ला हो रहा है। चलिए अगला। अच्छा, रजिस्ट्रेशन। एक बात बताइए, क्या एलएलपी का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है? किसके साथ? फर्म का रजिस्ट्रेशन और कंपनी का रजिस्ट्रेशन किसके पास? आरओसी के पास। ठीक है, आराम आराम से, मारपीट झगड़ा मत करो। आपस में झगड़ा कर रहा है कि भाई उसका समोसा ज्यादा नुकीला है, हमारा गोल समोसा कैसे बना, है कि नहीं? चलिए आगे। रजिस्ट्रेशन हो गया। बॉडी कॉर्पोरेट, क्या एलएलपी बॉडी कॉर्पोरेट है? यस। क्या सेपरेट लीगल एंटिटी है? यस। क्या उसके नाम से केस हो सकता है? यस। क्या वो अपने नाम से किसी पर केस कर सकती है? यस। सब कुछ यस। तुम सिर्फ यस बोलोगे। अच्छा, पार्टनरशिप फर्म बॉडी कॉर्पोरेट है? अब तुम बोलो। नहीं है, सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है उसका, कुछ भी बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है। अच्छा, कंपनी क्या है? समोसा है। कंपनी क्या है? क्या है उसका? क्या हो सकता है उसके साथ? सू एंड सूड। हाँ, सू एंड सूड। ब्रेक का टाइम है ऐसे भी। आइए, मैनेजमेंट। कौन चलाता है एलएलपी को? पार्टनर्स या डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। पार्टनरशिप फर्म को कौन चलाता है? और कंपनी को कौन चलाता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सिंपल सा है। चलिए आगे।
लाइबिलिटी को लेके अगर मैं पूछूं तो एलएलपी में लाइबिलिटी और पार्टनर कैसा है सर? लिमिटेड है, अपना काम का बेचारा जितना पैसा लगाया है और जो उसका ड्यूटी बनता है वहीं तक वो लाइबल है। क्या वो दूसरे के लिए लाइबल होगा? बोलो। नो पार्टनर लिखा, नो पार्टनर इज लाइबल, दूसरे की गलती के लिए ये लाइबल होगा नहीं। ठीक है। अरे क्या हो गया, क्या हो गया? अच्छा वो ऐसे करके दे रहा तो बीच में रख ले रहा, नहीं आगे पास कर रहा है, जेब में रख रहा है, बैग में। अच्छा कुछ लोग तो समोसा पास करने में अंदर का आलू गायब कर दे रहे हैं। अच्छा अंदर का आलू गायब करके सिर्फ समोसा का जो है ना स्ट्रक्चर वो पहुंच रहा है। ऐसे ऐसे भी लोग हैं भाई दुनिया में। चलिए अच्छा अगला। अरे इधर देखो, इधर देखो, मेरे तरफ देख लो। अरे भाई सब समोसा मैन बन गया क्लास में, है ना? कुछ बच्चा सब तो खा रहा, हाँ हाँ एलएलपी, हाँ है ना? कुछ बच्चा तो गजब ही जवाब दे रहा है। अच्छा पार्टनरशिप फॉर्म में, अरे भाई यहाँ तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। बताओ तो, एक तो बेचारे वो जॉइंटली भी लाइबल हैं, सिवियरली भी लाइबल हैं, और पूरे फर्म के एक्ट के लिए भी लाइबल हैं, दूसरे पार्टनर की गलतियों के लिए भी लाइबल है। यहाँ तो लाइबल ही लाइबल है, लाइबिलिटी ही लाइबिलिटी है। और लाइबिलिटी भी कैसी है? अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अगला, कंपनी में शेयर होल्डर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, आपको मालूम होगा। लिमिटेड बाय शेयर्स हो सकती है, लिमिटेड बाय गारंटी हो सकती है। आ जाओ कन्वर्जन। अच्छा एलएलपी एक्ट ने अलाउ किया है कि कोई और फॉर्म ऑफ बिजनेस एलएलपी में कन्वर्ट हो जाए, जैसे कंपनी एलएलपी में आ जाए, फर्म एलएलपी में आ जाए, ये अलाउड है। अच्छा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में ऐसा कुछ भी नहीं कन्वर्जन के बारे में वो कुछ लिखते नहीं है। कंपनीज एक्ट ने अलाउ किया है, कंपनीज एक्ट ने अलाउ किया हुआ है, कंपनी चाहे तो किस में कन्वर्ट हो सकती है? एलएलपी में कन्वर्ट हो सकती है ना? इसी के साथ ये चैप्टर हो गया KHATAM खत्म, है ना? अभी बैठे रहेंगे, बैठे रहेंगे, प्लीज प्लीज बैठे रहेंगे तो मिलेगा समोसा, चले जाएंगे तो नहीं मिलेगा। चलिए सुनिए, एक तो इसके सुगंध से ही पेट भर गया है ना? अच्छा ये D2H वाले बच्चे सब बोल रहे हैं कि उनको क्या मिलेगा। बेचारा सर हमारे मुंह में पानी ला रहे हो, समोसा दिखा दूं उसको? हैं? अभी दिखाता हूं, किसी बच्चे को मिलेगा तो। ये क्या, ये इतना समोसा भी तो होना चाहिए। तो D2H वाले बच्चे देख रहे हो, ये इसमें समोसा रखा जाएगा, चटनी रखा जाएगा, चॉकलेट मिक्स किया जाएगा। नहीं छी छी जी, ओहो अनयूजुअल कॉम्बिनेशन। अब पानी भी डाला जाएगा, उधर से बोल रहा है ना? और शेक बना के पी लिया जाएगा, है? चलिए जी, तो अब हम ब्रेक स्टार्ट करते हैं, ठीक है? रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, पहले समोसा मिलने दो, रुक जाओ। तुम क्या हुआ, नहीं खाओगे समोसा? क्या हुआ, खाओगे? अच्छा आ रही हो, बोले नहीं नहीं आ रही हूँ। चलिए अब जरा ध्यान से सुनो। अब हमारा कौन सा चैप्टर है बताओ? अरे बहुत थ्योरेटिकल है वो तो, बहुत ही ज्यादा थ्योरेटिकल है। चलिए मैं टाइम टेबल बता दूं, क्या टाइम है अभी बताओ? 1:15 हो गया, 1:15, 1:15 है, और इसमें जोड़ेंगे 30 मिनट तो क्या हो जाएगा? 1:40। अच्छा 45, चूंकि अभी समोसा लेने में भी टाइम लग जाएगा, क्योंकि समोसा लिए बिना सीट तो कोई छोड़ेगा नहीं। अच्छा तो ये जो है आपका एग्जैक्टली समोसा ब्रेक, हाँ समोसा ब्रेक, ठीक है? अब आप आराम से एग्जैक्टली खाइए और मस्त रहिए। हम मिलते हैं कितने बजे? 1:45 पे, ठीक है? चलो तो योर ब्रेक स्टार्ट्स नाउ।